हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक और मजेदार सी लव स्टोरी के साथ। सीरीज का नाम है लाइफ इज ड्रामा और इसकी स्टोरी क्या है ये जानने के लिए हम जल्दी से बढ़ते हैं इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड के शुरुआत में हमें शेन गुआन फैमिली के बारे में बताया जाता है कि फर्स्ट डे ही जब कंपनी बनी तो बहुत सारे क्राइसिस का सामना करना पड़ गया। इसी वजह से बहुत सारे लोग कंपनी के बाहर आकर प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमें हमारे पैसे वापस करो, आप लोगों ने हमें बेवकूफ बनाया है। ये सारी बातें न्यूज में भी चल रही थी। यहाँ दूसरी तरफ हमें एक और लेडी को दिखाया जाता है जो कि अपने किसी पार्टनर से ही कह रही थी कि शेन गुआन फैमिली के जियाओ को तो हमने खत्म कर दिया है, अब बारी उसकी बेटी की है, तो जल्दी से चूजी को भी ढूंढो ताकि मसला जड़ से ही खत्म हो जाए। उस लेडी के आदमी मिस्टर जियाओ की बेटी चूजी को ढूंढ रहे होते हैं, जबकि चूजी हमारे मेल लीड यंशु के साथ थी। वो इसे बता रहा था कि अब से तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरा काम है, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। कि तभी उन दोनों को उस लेडी के आदमियों ने ढूंढ लिया, जिन्हें देखते साथ ही यंशु उनको संभालने लगा और चूजी से कहता है कि तुम भाग जाओ यहाँ से, इन लोगों के हाथ बिल्कुल मत आना। यंशु की बात मानकर चूजी भी वहाँ से भागने लगी। वो अंधेरी रात में उस रोड पर भागती ही चली जा रही थी, साथ ही साथ उसे अपने डैड की बातें याद आ रही होती है कि अब से शायद मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारे साथ ना रहूं, तुम मेरी बहुत अच्छी बेटी हो, अपना बहुत ख्याल रखना। यही सोचते सोचते वो रोड पर नीचे गिर गई, जिसकी वजह से उसकी मेमोरी चली गई। उसे कुछ भी याद नहीं रहता कि वो कौन और किस फैमिली से बिलोंग करती थी। नेक्स्ट सीन 15 साल बाद का दिखाया गया, जहाँ चूजी की लाइफ में सब कुछ बदल चुका था। उसे एक फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया है। अब उसकी ये मॉम उसकी एंगेजमेंट एक ओल्ड मैन से करवाना चाहती थी, जिन्हें वो बता रही थी कि मिस्टर वोंग आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें, इस लड़की को मैंने अडॉप्ट किया था, इसे मेरी हर बात माननी होगी, मैं आपकी एंगेजमेंट उससे करवा कर ही छोड़ूंगी। साथ ही वो चूजी को भी बाहर आने की आवाजें दे रही होती है, जिसका नाम उन्होंने डिंग डोंग रखा था कि तुम अभी तक उठी नहीं, जल्दी से बाहर आओ। चूजी भी बाहर आकर कहने लगी कि अच्छा ये आप मुझे आवाजें दे रही थी, बाहर काफी सारे कुत्ते भौंक रहे थे तो मुझे लगा कि शायद ये उन्हीं की ही आवाज होगी। खैर मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, इसलिए मैं नाश्ता नहीं करूंगी, ऑफिस जा रही हूँ। उसकी मॉम गुस्सा हो गई कि हमारे साथ बैठकर नाश्ता करो, और हाँ आज तुम्हारा एंगेजमेंट डे है, मिस्टर वोंग के साथ मैं तुम्हारी एंगेजमेंट करवाने वाली हूँ, चाहे तुम इस बात के लिए राजी हो या ना। जहाँ चूजी इस बात को सुनकर शॉक्ड हो गई, वही दूसरी तरफ हमें यंशु को दिखाया गया, जो कॉल पर किसी से पूछ रहा था कि मैंने जो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा उसका क्या बना। असिस्टेंट लाओ भाई बताने लगा कि अच्छा आप उस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं जो 15 साल पहले ही खो गई थी, उसके बारे में मुझे इतना ही पता चल पाया कि उसे किसी लेडी ने अडॉप्ट किया है और उसका नाम डिंग डोंग रखा। फिलहाल वो किसी होटल में एज अ क्लीनर काम करती है। यहाँ मिस्टर वोंग चीजी से कह रहा था कि तुम गुस्सा तो मत करो ना, हम दोनों जल्दी ही फैमिली बनने वाले हैं, मेरे साथ बैठकर नाश्ता करो। इसके जवाब में वो बोली कि मेरे ग्रैंडपा की उम्र के होकर आप मुझसे शादी करना चाहते हैं। ग्लास ऑफ वाटर भी उनके ऊपर फेंक देती है और अपने ऑफिस के लिए जाने लगी। उसकी मॉम ने उसे वहीं पर रुकने के लिए कहा, जिसके जवाब में वो बोली कि आप मेरी रियल मम्मी नहीं, इसलिए आप मेरी लाइफ को भी कंट्रोल नहीं कर सकती और आपके कहने पर मैं यूँ किसी से शादी भी नहीं करने वाली। नेक्स्ट सीन में यंशु को दिखाया गया, जो कि अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुका और एक होटल रूम में ठहरने के लिए आया था। वही चूजी भी अपनी जॉब पर पहुंच चुकी। हर दिन को वो अपने लिए एक नया दिन कहती है, लेकिन हमेशा की तरह वो आज भी जॉब पर लेट थी, जिसके लिए फोन पे ही उसके बॉस उसे डांट रहे होते हैं और पूछ रहे थे कि क्या तुमने उस रूम की सफाई कर ली। चूजी ने पहले तो लेट आने के लिए माफी मांगी और फिर कहती है कि बस मैं उसी रूम में ही सफाई करने के लिए जा रही हूँ, जिसके बाद वो उस रूम में पहुँच गई। यहाँ सब कुछ इतना डिसिप्लिन से देखकर वो सोच रही थी कि गेस्ट अभी तक नहीं पहुँचा क्या, कि तभी उसने वॉशरूम में किसी मेल को देखा। साथ ही फोन पर रिंगटोन बजती है, जिसे देखने के लिए यंशु वॉशरूम से बाहर आने लगा और उसके आने से पहले पहले ही यहाँ चूजी बेड पर लेट गई, खुद को कंबल में भी छुपा दिया ताकि गेस्ट उसे देख ना पाए। उधर यंशु कॉल उठाकर स्टाफ मेंबर्स को अपना रूम नंबर बताते हुए कह रहा था कि प्लीज यहाँ की सफाई कर दे। रूम नंबर सुनकर यहाँ चूजी सोचने लगी कि ओ गॉड मैं तो गलत रूम में आ गई हूँ, अब क्या करूँ, कहीं ये गेस्ट मुझे देख ही ना ले। जहाँ वो बेचारी अभी इस टेंशन में थी कि तभी अचानक से उसके फोन पर भी बेल बजने लगी। दूसरी तरफ यहाँ यंशु खड़ा सोच रहा था कि ये किसका फोन है, जबकि चूजी ने तो खुद को अच्छे से छुपा लिया। फोन को ढूंढते ढूंढते आखिरकार यंशु ने उसे ढूंढ ही लिया। चूजी ने तो अपनी पूरी कोशिश की कॉल को अटेंड करने की। उसकी मॉम उसे बातें सुना रही थी कि तुम मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रही, जबकि चूजी बड़े मजे का रिएक्शन देते हुए कहती है कि सॉरी मिस्टर ये मेरा फोन था, और फौरन उसके रूम से बाहर भाग गई। नेक्स्ट सीन में यंशु अपने असिस्टेंट को बैठकर बता रहा था कि मैं इस होटल के सर्विस के अगेंस्ट कंप्लेन करूंगा, उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में आने की, और फिर वो मेरे बेड पर लेटी हुई थी। यहाँ बैठकर वो गिले शिकवे कर रहा था और पीछे ही बेचारी डिंग डोंग अपनी मॉम के साथ पकड़न पकड़ाई
लड़ाई खेलती रही। वो लोग इसे रुकने के लिए कह रहे थे, जबकि ये कहती है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं रुकने वाली, मैं किसी भी हाल में इस बुड्ढे से शादी नहीं करूंगी, प्लीज कोई मेरी हेल्प करे, कोई मुझे बचाए इनसे। यंशु ने जब मुड़कर देखा कि कोई लड़की हेल्प के लिए चिल्ला रही है तो उसको देखकर इसे याद आया कि ये तो वही लड़की है जो मेरे रूम में घुस आई थी। मिस्टर वोंग चूजी से कह रहा था कि प्लीज रुक जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मुझसे ऐसे भाग क्यों रही हो, जबकि वो कहती है कि तुम लोग मुझसे दूर रहो, मैं इससे शादी नहीं करने वाली। उन लोगों से बचने के चक्कर में वो स्विमिंग पूल में गिर गई, जबकि उसे स्विमिंग करना बिल्कुल भी नहीं आता। इधर उसकी मॉम मिस्टर वोंग से कह रही थी कि तुम स्विमिंग पूल में कूदकर उसे बचा क्यों नहीं रहे हो, वो तुम्हारी होने वाली वाइफ है। मिस्टर वोंग बोला कि मैं स्विमिंग पूल के अंदर कैसे जा सकता हूँ, मुझे तो स्विमिंग करना भी नहीं आता। इधर यंशु चाहे इस लड़की को नहीं जानता था, मगर इसे ऐसे मरते हुए भी तो नहीं देख सकता, फौरन से स्विमिंग पूल में कूद पड़ा। वहाँ चूजी की एक एक करके उसकी पुरानी मेमोरीज वापस आ रही थी, जब यंशु ने उसे कहा था कि आज से मैं ही तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और उसे वहाँ से भागने के लिए कहा। उसे समझ नहीं आती कि आखिर ये सारी मेमोरीज किसकी है और मैं इतना अनकंफर्टेबल क्यों फील कर रही हूँ। उसे ऐसी हालत में देखकर यंशु ने उसे रिलैक्स करने के लिए किस कर दी ताकि वो सेफ फील करे और फिर उसे उठाते हुए वहाँ से ऊपर ले आया। बाहर निकालने के बाद भी वो मुसलसल चूजी का नाम ही लेती रही। शायद उसे ये नाम पहले खुद भी नहीं था पता, क्योंकि उसका अब का नाम डिंग डोंग होता है, लेकिन यंशु ने उसे पहचान लिया। वो उसे अपने साथ ले जाता है। नेक्स्ट सीन में उसने यंशु के हाथ पर जोरों से चक्की काट दी, जिसके साथ ही उसे होश आया और पूछने लगी कि मैं कहाँ पर हूँ और मेरे ये कपड़े ये किसने बदले। गुस्सा तो यंशु को अभी भी आ ही रहा था, लेकिन कहने लगा कि तुम फिक्र नहीं करो, मेरी फीमेल असिस्टेंट ने बदले हैं। लो भाई, तुम बाहर जाओ, मैं इससे कुछ बात करना चाहता हूँ। जिसके बाद वो चूजी को एक पेंडेंट दिखाते हुए पूछने लगा कि ये तुम्हारे पास कहाँ से आया। वो बोली कि ये तो मेरा है। यंशु ने उससे पूछा कि क्या कभी तुम हैंडी रोड पर गई हो। वो बोली कि पता नहीं क्यों, लेकिन अचानक से मुझे कुछ मेमोरीज आ रही है। जब मैं उस रोड पर भागती ही जा रही थी, अचानक से नीचे गिर पड़ी। इसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं रहा, लेकिन चूजी चूजी यही नाम मैं पुकारती रही। अब तो यंशु ने भी उसे पहचान लिया था। उसे चिन से पकड़ते हुए बोला कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। नेक्स्ट सीन में यंशु ने उसे उसके बारे में सब कुछ बता दिया था, तो वो कहने लगी कि अगर मैं सच में ही शेनगुआन फैमिली से हूँ और मेरा नाम चूजी है, तो फिर आप कौन हो। वो बोला कि मैं तुम्हारे फादर का दोस्त हूँ, उन्होंने ही तुम्हें मेरे हवाले कर दिया था तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। अब जैसा कि मैं तुमसे सीनियर हूँ तो तुम मुझे अंकल कह सकती हो। अंकल तो ये कह दे, मगर उसका क्या जो अभी कुछ देर पहले इसने चूजी को किस किया। दोनों ही उस किस को लेकर ऑकवर्ड फील कर रहे थे, तो यंशु ने सॉरी कर दी कि वो सिर्फ एक इंसिडेंट था। आफ्टर दैट चूजी पूछने लगी कि अंकल यंशु, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आखिर मेरे डैड को क्यों फंसाया गया, उनका तो कोई कसूर भी नहीं था। वो कहने लगा कि मैंने सबूत ढूंढने की कोशिश की थी, मगर मुझे कुछ भी नहीं मिल पाया। चूजी फौरन से बोल पड़ी कि मैं उस फैमिली में वापस जाऊंगी ताकि मैं अपने डैड की बेगुनाही के सबूत ढूंढ सकूं। इस पर यंशु ने उसे मना कर दिया कि नहीं, वहाँ जाना तुम्हारे लिए डेंजरस होगा, मैं तुम्हें अब्रॉड भेज रहा हूँ ताकि तुम अपनी स्टडी कंप्लीट कर सको। चूजी ये सुनकर गुस्सा हो गई कि पहले मेरी वो मॉम थी और अब आप भी मेरी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं। मैं बिल्कुल भी अब्रॉड नहीं जाऊंगी, बल्कि मैं उस फैमिली में वापस जाना चाहती हूँ। ये कहते कहते वो अचानक से उसके ऊपर गिर पड़ी और बोतल टूटने की वजह से यंशु को चोट लग जाती है। ये देखकर चूजी उससे माफी मांगती है और उसे रिक्वेस्ट करने लगी कि प्लीज मुझे उस फैमिली में वापस भेज दो, मैं अपने डैड के लिए कुछ करना चाहती हूँ। इसी हद तक तो यंशु भी पिघल चुका था, लेकिन एंड टाइम पर दूसरी तरफ से लाओ भाई पहुँच आया, जो इन दोनों को ऐसे देखकर सॉरी करते हुए बाहर जाने लगा। यंशु ने उसे रोक लिया और बताया कि कल इसे शेनगुआन फैमिली ले जाने का बंदोबस्त करो, लेकिन हाँ, एक बात तुम जान लो कि अब से तुम जिंदा रहो या नहीं, मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जो कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। नेक्स्ट सीन में दोनों मिलकर चूजी को शेनगुआन फैमिली के बाहर ले आए और बताया कि यही वो घर है, अपना ख्याल रखना, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे साथ कोई भी नहीं होगा जो तुम्हें प्रोटेक्ट कर सके। चूजी ने उसका शुक्रिया अदा किया और बताया कि शायद आपका ये एहसान मैं कभी भी ना चुका पाऊँ। तो वो बोला कि अगर तुमने इस फैमिली में अपनी आइडेंटिटी हासिल कर ली तो तुम मेरे लिए बहुत कुछ कर सकती हो, अब जाओ, इससे पहले कि तुम्हें कोई देख ले। उसके जाने के बाद यंशु ने लाओ भाई को बताया कि किसी को अरेंज करो जो कि इस पर नजर रख सके, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसे कोई भी नुकसान पहुंचे। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपके सामने इस सीरीज के सेकंड एपिसोड के साथ। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे लाने वाली वीडियोस के लिए मुझे मोटिवेशन मिल सके। अब बढ़ते हैं हमारे एपिसोड की तरफ, जहां मैनेजर चूजी को शेनगुआन फैमिली में ले आया था। साथ ही साथ वो उसे इस फैमिली के बारे में बता रहा होता है। फिर लाकर उसे मेड्स के सुपरवाइजर मिस होंगबो के हवाले किया और बताया कि आज से ये भी आपके अंडर ही बाकी सब
की तरह काम करेगी। नेक्स्ट सीन में अपना यूनिफॉर्म चेंज करते हुए चूजी काफी ज्यादा खुश थी कि फाइनली मैं इस घर में आ गई हूँ तो अपने डैड के बेगुनाही के सबूत भी ढूंढ ही लूंगी। आफ्टर दैट मिस होंगबो सभी को लेक्चर दे रही थी कि जैसा कि हम इस फैमिली में आ चुके हैं तो हम सभी एक फैमिली की तरह हैं। जिसके बाद मैनेजर चूजी को इस घर में रहने वाले लोगों के बारे में बता रहा था कि लेफ्ट साइड पे रूम मिस चुआन का है जो कि हमारे बॉस की बेटी है और राइट साइड वाला रूम मिस जिया का जो कि हमारे बॉस की ग्रैंड डॉटर है। तुम्हें इन दोनों को ही अच्छे से सर्व करना होगा और हाँ, लिमिटेशन ये है कि तुम सेकंड फ्लोर पर तो जा सकती हो मगर थर्ड फ्लोर पर नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ जाना मना है। इसी से ही चूजी ने अंदाजा लगा लिया कि इसका मतलब ये हुआ कि मेरे मॉम डैड का रूम थर्ड फ्लोर पर है, अगर मुझे कोई सबूत चाहिए तो मुझे वहाँ पर जाना होगा। और शायद ही इस फैमिली के मेंबर से डील करना इतना आसान काम भी नहीं। मैनेजर से कहती है कि मैं आपकी सारी बातें समझ गई, जिसके बाद मैनेजर तो वहाँ से चले गए। अभी यहाँ पर जिया स्टेयर से चलते हुए आ रही थी जिसे देखकर चूजी काफी ज्यादा नर्वस हो गई। उसके मुंह से तो कुछ भी नहीं निकल रहा था। जबकि जिया उसे पूछने लगी कि मुझे देखने के बावजूद भी तुमने कोई ग्रीटिंग्स नहीं की, क्या ये तुम्हारे मैनर्स है? वैसे तुम हो तो काफी प्यारी, तुम यहाँ मेड क्यों बन गई हो? ओ लड़की, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, अगर तो तुमने अपना मुंह नहीं खोला तो मैं यही तुम्हें फायर कर दूंगी। चूजी बोली कि अभी अभी स्टेयर से आते हुए आप अपनी वॉच को देख रही थी, इसका मतलब तो ये हुआ कि आप जहाँ कहीं भी जाना चाह रही है उसके लिए ऑलरेडी लेट हो चुकी। फिर कुछ फास्ट ट्रेन्स और फ्लाइट्स के बारे में बताती है जिनकी टाइमिंग अभी कुछ देर बाद की ही थी कि अगर आप चाहे तो आप उनके लिए टाइम पर पहुंच सकती है। जिस तरह उसने सारी डिटेल सेकंड लेडी मिस जिया के सामने रखी, ये देखकर जिया काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई। तब तक मैनेजर भी वहां वापस पहुंच आया था। जिया उसे कहने लगी कि इस लड़की को मेरे सारे काम समझा दो, आज से यही मेरी डेली रूटीन का ख्याल रखेगी। इधर चूजी सोच रही थी कि चलो भला सर से तो टली, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन लोगों से डील करना इतना आसान काम होगा। अगर तो मुझे कोई सबूत ढूंढने हैं तो मुझे रात में ढूंढने होंगे। नेक्स्ट सीन रात का दिखाया गया। ऑलमोस्ट काफी देर हो चुकी थी मगर चूजी चाहती है कि वो आज के रात ही सारा काम निपटा ले, इसलिए वो अभी तक भी यहीं पर सफाई कर रही होती है। इसी दौरान उसे जिया के हस्बैंड विजिन ने देख लिया जो कि एक प्ले बॉय होता है और चूजी को भी देखकर उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लगते। चुप चुप से उसे देख रहा था। चूजी अपना यहाँ पर सारा काम समेटकर अब थर्ड फ्लोर पर जाती है क्योंकि अब रात थी और किसी को ज्यादा पता भी नहीं चलेगा। विजिन भी उसके पीछे पीछे ही जाता गया। इधर चूजी मौका ढूंढकर उस रूम में जाने लगी जो कि उसे अपने मॉम डैड का रूम लग रहा था। विजिन भी उसे चुपके से फॉलो करता रहा। रूम में पहुंच जाने के बाद चूजी ने देखा कि ये रूम किसी के भी यूज में नहीं, और जब उसने अपने साथ साथ मॉम डैड की पिक्चर देखी तो उसे यकीन हो गया कि ये उसके मॉम डैड का ही रूम है। साथ ही उसे पास्ट की मेमोरीज याद आ रही थी जब वो तीनों ही एक हैप्पी फैमिली की तरह लाइफ गुजारा करते थे। उसने ठान ली कि मैं अपने मॉम डैड का बदला जरूर लूंगी। वो भी यहाँ सबूत ढूंढने की कोशिश कर ही रही थी कि दूसरी तरफ से बियर की बोतल नीचे गिर पड़ी जो कि वेंसिन से ही गिरी। चूजी उसे देखकर शॉक्ड हो गई जबकि ये कहने लगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर आना मना है? वो कहती है कि मैंने नीचे सारी सफाई कर दी, तभी मैं ऊपर आई हूँ, तो मैंने सोचा कि मिस्टर जियाओ के रूम को भी साफ कर लिया जाए। यहाँ वेंसिन को उस पर शक होने लगा कि अच्छा, तो तुम्हें मिस्टर जियाओ का नाम तक पता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें भी शनग्वान फैमिली के पैसों में ही इंटरेस्ट है? अगर ऐसा है तो फिर तुम भी मुझे फॉलो करो। जो कहकर वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। चूजी बोली कि ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे जाने दो। इतनी आसानी से तो वो इसकी जान छोड़ने वाला नहीं था मगर चूजी ने उसे खतरनाक जगह पर एक किक मारी जिसकी वजह से उसकी जान छूट जाती है और फिर फौरन वहाँ से भाग निकली, उसे इस रूम में बंद करके। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो जिया के रूम में आ गई थी जहाँ से उसे वेंजिन का फोन नीचे पड़ा हुआ मिला जिसे उसने अपने पास रख लिया ताकि बाद में उसके पास सबूत हो। इसके बाद अगली सुबह का सीन दिखाया गया जहाँ वेंजिन को व्हीलचेयर पर दिखाया जाता है। वो मेट से कह रहा था कि तुम्हें हो क्या गया है, तुमसे एक व्हीलचेयर भी नहीं चलाई जा रही, जल्दी से मुझे ऊपर लेकर जाओ। अगर मेरी वाइफ पहुंच जाई तो मैं उसको कैसे एक्सप्लेन करूंगा कि मेरे पाँव को क्या हुआ। तब तक वहाँ जिया पहुंच गई जिसकी आवाज सुनकर मेड वहाँ से भाग जाती है कि मुझे अब जाना चाहिए और बेचारे वेंजिन की तो अब खैर नहीं। जिया आते साथ ही उससे पूछने लगी कि मुझे गए हुए 2 दिन नहीं हुए और तुमने मेरे पीठ पीछे इतने बड़े बड़े कारनामे कर दिए, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अपनी जान बचाने के लिए वो बोला कि इसमें मेरी क्या गलती, उस लड़की डिंग डोंग ने मुझे ड्रंक किया था ताकि वो मुझे एम्बेरस कर सके। तभी दूसरी तरफ से मिस होंगबो चूजी का हाथ पकड़कर उसे सामने लाते हुए कहती है कि आपका हस्बैंड झूठ बोल रहा है, वो जानबूझकर इसे बुली करना चाहता था। अगर इस लड़की ने खुद अपनी जान ना बचाई होती तो पता नहीं ये तो क्या कुछ कर लेता। उन्हें लग रहा था कि जिया इनका साथ देगी लेकिन जिया ने उनको पीछे पुश कर दिया, ये कहकर कि ये मेरा हस्बैंड है, इसके साथ क्या करना है ये तुम मुझे सिखा रही हो, यू पुअर लेडी। साथ ही उनको जॉब से फायर भी कर दिया जिस पर मिस होंगबो उनसे माफी मांगने लगी
कि प्लीज मुझे फायर मत करे, मैं अपनी फैमिली को कैसे संभालूंगी। जबकि वेंसिंग को ये सारा सीन देखने में काफी ज्यादा मजा आ रहा था कि जिया ने इन दोनों की बात नहीं सुनी और उसे अभी भी मेरी ही बात पर यकीन है। मिस होंगबो को ऐसे रोते हुए देखकर चूजी बोली कि मिस जिया, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं इस बात को बिल्कुल भी पब्लिक नहीं करूंगी, लेकिन आप प्लीज इनको फायर मत करें। जबकि जिया उल्टा इसे ही बातें सुनाने लगी कि अच्छा इसको छोड़ दूं, पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें मैंने अपना ख्याल रखने के लिए कहा था, अपने हस्बैंड का नहीं, यू प्रीटी बिच। जो कहने के बाद वो उसे थप्पड़ मारने वाली थी, मगर एंड टाइम पर ही फर्स्ट लेडी मिस चुआन पहुंच जाई, जो आते साथ ही कहने लगी कि अरे अरे इस बार मेरी नाइसी को किसने बुली कर लिया है। जिया बोली कि आंटी इससे आपको क्या लेना देना, मैं बस सर्वेंट्स के साथ डील कर रही हूँ, आपको बीच में नहीं पड़ना चाहिए। जिस तरह से ये दोनों आपस में बातें कर रही थी, इसे तो ऐसा लगता है कि इन दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती, क्योंकि चुआन चूजी से पूछने लगी कि क्या मेरी नाइसी ने आप दोनों को बुली किया, अगर तो आप पुलिस को कॉल करना चाहते हो या फिर आपको कंपेंसेशन चाहिए तो मैं इसमें आपकी हेल्प करूंगी। इधर जिया बोली कि चुआन ये तुम क्या कह रही हो। वो कहती है कि अच्छा तो अब तुम मुझे आंटी भी नहीं कहोगी, सो रूड, इसके बारे में तो मैं ओल्ड मैन को जरूर बताऊंगी। थोड़ी सी पावर्स होने का मतलब ये तो नहीं कि तुम दूसरों की लाइफ को कंट्रोल करो। अब जब जिया खुद भी फंस रही थी तो वो इन दोनों से कहने लगी कि इस बार तो मैं तुम दोनों को छोड़ रही हूँ, मगर ये आखिरी चांस है। जब वो जाने लगी तो चूजी उनके करीब जाकर कहती है कि मिस जिया, मेरे पास आपके हस्बैंड के खिलाफ सबूत है, वो आपको चीट कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में इन दोनों को साथ में दिखाया गया, जहाँ चूजी जिया से कह रही थी कि आप भी अपने हस्बैंड से प्यार नहीं करती ना, क्योंकि जाते हुए आपके हाथ में वेडिंग रिंग थी जो कि वापस आते हुए नहीं थी। वो बोली कि क्या मतलब, तुम कहना क्या चाहती हो, या फिर तुम्हारी मेमोरी कुछ ज्यादा ही अच्छी है। चूजी बोली कि मैं जानती हूँ आप अपने हस्बैंड से जान छुड़ाना चाहती हैं, मेरे पास बैकअप में उनका फोन है जिससे पता चल जाएगा कि वो चीटिंग कर रहा था, और फिर मैं गवाही भी दे दूंगी। आपके लिए उसे डाइवोर्स लेने के लिए इतने ही सबूत काफी होंगे। जिया समझ चुकी थी कि इस लड़की से कुछ छुपा तो नहीं रहा, कहने लगी कि फाइनली तुमने मेरा मकसद ढूंढ निकाला है, तुम ये बताओ कि तुम क्या चाहती हो। चूजी ने बताया कि मैं एक छोटी सी नौकरानी क्या ही चाह सकती हूँ सिवाय कुछ पैसों के। इधर जिया बोली कि ठीक है, मैं डील के बारे में सोचूंगी, जिसके बाद चूजी वहाँ से चली गई। जबकि यहाँ जिया सोच रही थी कि ये लड़की काफी स्मार्ट लगती है, शायद ही मैं अपने मकसद को छुपा पाऊँ। नेक्स्ट सीन में यंशु को दिखाया गया। देखने को तो उसने सामने बुक पकड़ी हुई थी, मगर वो काफी ज्यादा वरीड लग रहा था। जबकि लाओ भाई समझ चुका था, कहने लगा कि बॉस आप एक दफा शेनगुआन फैमिली का चक्कर लगा क्यों नहीं लेते ताकि आपको सुकून आ जाए। वो बोला कि क्या मतलब, तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मैं पढ़ रहा हूँ, या तुम्हें मैं इतना फारिग लगता हूँ। लाओ भाई कहने लगा कि बॉस अगर मिस चुआन आपसे शादी नहीं करना चाहती तो कम से कम वो आपको शादी की इजाजत ही दे दे। अब देखे ना, आपकी उम्र भी गुजरी जा रही है, मुझे भी आपकी फिक्र होती है, इसी टेंशन में आपने बुक भी उल्टी पकड़ी हुई है। यंशु बेचारे को तो अब होश आया, वो लाओ भाई को डांटने लगा, जिस पर ये कहता है कि अच्छा अच्छा अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा। असल में उसे चूजी की फिक्र हो रही थी, दिल ही दिल में सोच रहा था कि पता नहीं वो लड़की इस वक्त क्या कर रही होगी। दूसरी तरफ चूजी बहुत ही गौर के साथ चांद को देख रही होती है, जैसे कि उसने चांद में कुछ नया देख लिया हो। वही एक न्यू कैरेक्टर वी फांग नाम का लड़का उसे देखकर सोच रहा था कि ये लड़की कौन है, पहले तो कभी यहाँ पर नजर नहीं आई। साथ ही वो अपने डैड से कॉल पर बात करते हुए कह रहा था कि आप फिक्र नहीं करे, वैसे भी मुझे यहाँ पर वेट करने की तो आदत हो गई है, लेकिन मैं ये फाइल उन तक जरूर पहुँचा दूंगा। तभी उसके पास जिया आते हुए कहने लगी कि वी फांग यहाँ पर वेट करने का कोई भी फायदा नहीं, क्योंकि ओल्ड मैन तो ऑलरेडी ही सो चुके हैं, अब तुम्हें भी यहाँ से वापस जाना चाहिए। इस पर तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि ऐसे कैसे सो गए, जिस पर ये कहने लगी कि क्या अब तुम भी इस फैमिली के रूल्स को डिसोबे करोगे जिस तरह के उस लड़की ने किया। जिया के जाने के बाद विफांग सोच रहा था कि आखिर ये लड़की है कौन। फिर गाड़ी से उतरकर उसके पास आने लगा और पूछ रहा था कि आप उधर क्या देख रही हो। वो बोली कि मैं मून को देख रही हूँ, देखो ना कितना प्यारा है, इससे पहले मैंने मून को इतना प्यारा कभी भी नहीं देखा। खैर आप कौन और यहाँ पर क्या कर रहे हैं। विफांग उसे देखकर हंसते हुए कहता है कि पहले तो मुझे लग रहा था कि शेनगुआन फैमिली सिर्फ मुझे ही बुली कर रही है, लेकिन आपको देखकर मुझे तसल्ली मिल गई है कि इसमें मैं अकेला नहीं हूँ, बल्कि कोई और भी है जो कि ये सब कुछ झेल रहा है। इसी के साथ हमारा सेकंड एपिसोड भी खत्म हुआ। थर्ड एपिसोड भी मैं जल्दी ही आपके सामने ले आऊंगी, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके।
हेलो दोस्तों, लेकर आ गई हूँ मैं आप लोगों के लिए इस सीरीज का 3rd एपिसोड। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिल सके। एपिसोड के शुरुआत में वीफांग चूजी को अपना ब्लेजर पहनाते हुए कहता है कि काफी ठंड है यहाँ पर, मैं तो जा रहा हूँ, आप इसे पहन ले, कहीं आपको ठंड ही ना लग जाए। इसी दौरान चूजी को यंशु की कॉल आ रही थी, जिसे काट कर वो वीफांग से कहने लगी कि ये रॉन्ग नंबर से कॉल थी। वो बोला कि क्या मैं जाते जाते आपका नाम जान सकता हूँ। इसने अपना नाम बताया कि मेरा नाम फेंग डिंग डोंग है, जो सुनकर वो वहाँ से चला गया और अपना ब्लेजर ले जाना भूल ही जाता है। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया, जहाँ सुबह सुबह ही यंशु शेनगुआन फैमिली पहुँच आया था। चूजी उसे देखते हुए बोली कि आप अचानक से यहाँ। वो कहने लगा कि अगर मैं खुद यहाँ पर ना आता तो तुम तो मुझे कभी भी ना बताती कि वेंजिन ने तुम्हें बुली करने की कोशिश की। चूजी तो उसे सच में ही इस बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहती थी। कहने लगी कि आपको कैसे पता चला, जिस पर उसने बताया कि मुझे चुआन से पता चला। उसकी और जिया की कभी भी आपस में नहीं बनी, वो हमेशा एक दूसरे को नीचा दिखाते रहते हैं। तो मुझे अपनी इंजरीज दिखाओ। चूजी उसे नहीं दिखाना चाह रही थी कि कौन सी इंजरीज, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन यंशु ने जबरदस्ती उसका हाथ चेक किया। कहने लगा कि उन्होंने तुम्हें इतना बुली किया और तुम अभी भी कह रही हो कि कौन सी इंजरीज। चूजी के हाथ पर चोट देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। एंड टाइम पर पीछे से जिया भी पहुंच आई अपने हस्बैंड को लेकर और यंशु से पूछ रही थी कि मिस्टर यंशु, काफी टाइम के बाद मुलाकात हुई आपसे। ये बोला कि हाँ, मुझे पता चला कि वेंजिन को चोट लगी है, तो मैंने सोचा कि उसके घर जाकर खैर खबर ही ले लेता हूँ। जिया काफी अच्छे से पेश आते हुए कहती है कि अरे इसकी क्या जरूरत थी, वैसे भी इतनी गहरी चोट तो नहीं लगी। लेकिन तभी उसकी नजर चूजी पर पड़ी और उसे रोकते हुए पूछने लगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, या तुम्हारी नजर इस बार मिस्टर यंशु पर है। चूजी कहने लगी कि मैं तो बस चाय का कप देने के लिए आई थी, जो मैंने दे लिया, अब मैं वापस जा रही हूँ। जिया उसे ऐसे छोड़ने वाली कहाँ थी। उसे रोकते हुए कहने लगी कि अभी तक तो हमारी वो कल वाली डील भी पक्की नहीं हुई। तुम्हें बताती चलूं कि मुझे अपने हस्बैंड से बहुत प्यार है और कोई भी हम दोनों के बीच में नहीं आ सकता। जबकि दूसरी तरफ यहाँ यंशु को मौका मिल गया था वेंजिन पर अपना गुस्सा उतारने का। वो उसे धीरे धीरे करके स्विमिंग पूल की तरफ लेकर जा रहा होता है और वेंजिन उसे समझाता रहा कि ये तुम क्या करने वाले हो, आगे तो कोई रास्ता भी नहीं, क्या तुम मुझे स्विमिंग पूल में गिराना चाहते हो। इधर जिया अपने हस्बैंड को प्रोटेक्ट करने के वादे कसमें ले रही थी, जबकि उधर यंशु ने उसके हस्बैंड को स्विमिंग पूल में गिरा दिया। जो देखकर वो फौरन से भाग कर आते हुए कहती है कि हस्बैंड आप ठीक तो है ना। चूजी को भी देखने में काफी ज्यादा मजा आ रहा था और यंशु कहने लगा कि माफ करना भाई, मेरा हाथ फिसल गया था। जो कहने के बाद वो दोनों ही वहाँ से चले गए। नेक्स्ट सीन में यंशु चूजी के सिली एक्ट्स को देखकर दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा होता है कि उसे पौधों को पानी देना भी नहीं आ रहा, सिंपल से टेक्नोलॉजी का यूज करके। लेकिन मिस चुआन उसे देखने नहीं दे रही होती, बार बार बीच में आ जाती है क्योंकि वो यंशु की अटेंशन लेना चाहती थी। उसे अपनी ड्रेस दिखाते हुए कहने लगी कि कैसी लग रही है, ये मैंने चाइना के सबसे बड़े डिजाइनर से बनवाई है। यंशु को तो वो वैसे भी अच्छी नहीं लगती थी, बजाय उसकी ड्रेस की तारीफ करने के उसको बुरा भला कह देता है कि ये ड्रेस बिल्कुल भी अच्छी नहीं, और तुमने जो परफ्यूम लगा रखी है इसकी स्मेल भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तुम्हें अपने रूम में जाना चाहिए। लेकिन चुआन को उसकी बातें फिर भी बुरी नहीं लगी। वो कहती है कि आज तुम इतने बदले बदले क्यों लग रहे हो। खैर ओल्ड मैन यहाँ पर आ गए हैं, तुम उनसे बातें करो और फ्री होने के बाद मेरे रूम में जरूर आकर मुझसे मिल लेना। जो कहकर वो वहाँ से चली गई। उसके जाते ही यहाँ पर ओल्ड मैन पहुँचे, जिनको देखकर यंशु ने बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ उन्हें ग्रीटिंग्स की और वो बोले कि आते ही साथ तुमने यहाँ पर मेस क्रिएट कर दिया, क्या जरूरत थी तुम्हें वेंजिन को स्विमिंग पूल में गिराने की। इधर यंशु बात बदलते हुए बोला कि जिया और वेंजिन मुझसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चुरा रहे हैं, तो फिर आपको नहीं लगता कि मुझे भी उन पर गुस्सा आना चाहिए। खैर आप मेरे बड़े हैं, अगर आप इसके लिए मुझे सजा देना चाहते हैं तो मैं आपके लिए हाजिर हूँ। ये बात सुनकर ग्रैंडपा मुस्कुरा दिए, कहने लगे कि शेनगुआन ग्रुप की जो तुम्हारी कंपनी के साथ डील हुई थी, मैं चाहता हूँ कि वो अभी भी कंटिन्यू रहे। चाहे जियाओ तो अभी नहीं रहा, मगर इतने साल हो गए हैं कि मैं अपनी ग्रैंड डॉटर को ढूंढ रहा हूँ। ये बात सुनकर इधर यंशु गुस्सा हो गया कि आपने जो कुछ जियाओ के साथ किया, क्या वो कम नहीं था जो अभी आप उनकी बेटी चूजी को भी ढूंढ रहे हैं। उसके अचानक से इस गुस्से वाले बिहेवियर पर ग्रैंडपा कहने लगे कि तुम मुझसे यहाँ लड़ने के लिए आए हो क्या, और वो शर्मिंदा होकर कहने लगा कि नहीं, मैं आपको मिस कर रहा था इसलिए आपसे मिलने के लिए आया। बाहर ही खड़ी चूजी भी इन दोनों की सारी बातें सुन रही थी और ग्रैंडपा ने भी यंशु की नजरों को पहचान लिया था कि वो बार बार पीछे देख रहा है। कहने लगे कि तुम मुझे देखने के लिए आए थे या फिर इस लड़की को देखने के लिए। अभी मुझे रियलाइज हुआ कि पीछे तो लड़की खड़ी है, वरना तो तुम हमेशा मुझसे ऐसे बात करते थे जैसे हम दोनों अपने हों। खैर अब तुम्हें यहाँ कुछ टाइम और बैठना है तो जरूर बैठो, मुझे कुछ काम है इसलिए मुझे जाना होगा। तो कहकर
ग्रैंडपा वहाँ से चले गए। नेक्स्ट सीन में यंशु चूजी के पास आते हुए कहता है कि अच्छे से काम करो वरना तो मैं तुम्हारे पैसे डिडक्ट कर दूंगा। और अचानक से सुनकर वो तो डर ही गई। कहने लगी कि जो बातें आप अंदर कर रहे थे वो मैंने सारी सुन ली। अगर इस तरह आप गुस्सा हो जाया करेंगे तो जल्दी ही सबको पता चल जाएगा कि आपको मेरे बारे में इंफॉर्मेशन है। और आपने ही तो कहा था कि हमें एक दूसरे से डिस्टेंस पर रहना चाहिए वरना हम पकड़े जाएंगे। इधर यंशु तो जैसे सिली मूड में था, कहने लगा कि अच्छा मैंने कहा था। उसके करीब जाते हुए कहता है कि मुझे तो यूँ लगा जैसे मैं आपसे पूछ रहा था, जैसे कि उसके दिमाग में कुछ न कुछ तो चल रहा हो। चूजी ने उसे एक टॉफी पकड़ाई उसका शुक्रिया अदा करने के लिए, क्योंकि उसने वेंजिन से इसका बदला लिया। जबकि यंशु को पास्ट की मेमोरीज याद आती है जब उसने भी इसे ऐसी ही टॉफी दी थी और इसे बताया था कि तुम फिक्र नहीं करो, जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। चूजी तो वहाँ से निकल गई, लेकिन पता नहीं क्यों यंशु को काफी अच्छा लग रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इधर चुआन और जिया भी चुपके से इन दोनों की बातें सुन रही होती है। नेक्स्ट सीन में यंशु और चूजी दोनों साथ में ही रूम में आते हैं, जहाँ यंशु से पूछ रहा था कि क्या तुम मुझे नहीं देने वाली, जिस पर चूजी बहुत ही फॉर्मल वे में कहने लगी कि क्यों नहीं, आप मेरे साथ इस रास्ते से चले। अब ये क्या खिचड़ी पक रही है ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ भी चुआन और जिया इन दोनों को फॉलो कर रही थी। चुआन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि इस लड़की की इतनी हिम्मत। जिया बोली कि इस लड़की को टपकाने में कुछ ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। आज रात 10 बजे इस लड़की को 3rd फ्लोर पर ले जाकर अच्छा सा सबक सिखा देते हैं। दूसरी तरफ ग्रैंडपा को शक हो गया था कि वो लड़की कोई आम लड़की तो नहीं हो सकती जिसे यंशु देख रहा था, इसलिए पहले ही उन्होंने अपने असिस्टेंट को इन्वेस्टिगेशन का कहा था। असिस्टेंट ने बताया कि उस लड़की का नाम फेंग डिंग डोंग है, जिसे कि एक फैमिली ने अडॉप्ट किया था आज से 15 साल पहले और हैंडी रोड से। हैंडी रोड का नाम सुनकर तो ग्रैंडपा भी हैरान हो गए। दूसरी तरफ उधर चुआन और जिया ने बेचारी चूजी को घेर रखा था कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे घर में जो मर्जी करती फिरो। उस बेचारी को तो पता तक नहीं था कि आखिर ये दोनों मुझसे चाहती क्या है। लेकिन इससे पहले कि वो लोग चूजी को कोई नुकसान पहुंचाते, एंड टाइम पर ग्रैंडपा इन दोनों के सामने आ गए। कहने लगे कि ये तुम दोनों क्या कर रही हो, ये जानने के बावजूद भी कि ये इलीगल है। ग्रैंडपा को देखकर वो दोनों ही वहाँ से चली गई और चूजी को ग्रैंडपा ने अपने पास बुला लिया। पूछने लगे कि तुम्हें डर तो नहीं लगा ना उन दोनों से। चूजी की शक्लो सूरत को देखकर उन्हें अपना बेटा याद आ रहा था। कहने लगे कि इतने साल गुजर गए, फाइनली तुम अपने घर में वापस आ गई हो। मैंने किसी को तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए कहा था। ये रिकॉर्डिंग पेन भी तुम्हारा ही है ना, क्योंकि ये तुम्हारे सामान से मिला। तुम मेरी ग्रैंड डॉटर हो। चूजी उनके सामने अनजान बनने की कोशिश करती है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही। लेकिन ग्रैंडपा जानते थे कि वो जानबूझकर मुझे नहीं बताना चाह रही। कहने लगे कि मैं जल्दी ही सबके सामने तुम्हारी आइडेंटिटी अनाउंस कर दूंगा और तुम्हें तुम्हारी आइडेंटिटी वापस मिल जाएगी। ये बोली कि फिलहाल मुझे आइडेंटिटी नहीं चाहिए, मैं डिंग डोंग ही बनकर रहना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे अपने डैड की बेगुनाही के सबूत चाहिए। लेकिन ग्रैंडपा उसे ऐसा करने नहीं देते। वो कहते हैं कि तुम करना क्या चाहती हो, क्या तुम शेनगुआन फैमिली को डिस्ट्रॉय करना चाहती हो? जो हुआ वो तो वैसे भी हो चुका, उसे भूल जाओ और तुम भी अपने घर में वापस आ जाओ। चूजी बोली कि ग्रैंडपा आप मेरे डैड को कितनी आसानी से भूल गए, एक बार भी आपने उनकी बेगुनाही को साबित नहीं करना चाहा। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मैं उनकी बेटी हूँ, मैं उन्हें हर हाल में इंसाफ दिला कर रहूंगी। चाहे ग्रैंडपा ने उसे समझाने की काफी कोशिश की कि वैसे भी हमारी फैमिली में सब कुछ इतना बुरा चल रहा है, तुम्हें भी पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए। लेकिन वो बोली कि मैंने आज आपको पहली बार ग्रैंडपा कहा है और शायद ही ये आखिरी बार भी हो, क्योंकि मैं अपने डैड का नाम जरूर क्लियर करूंगी। ये कहकर चूजी भी वहाँ से चली गई। मगर ऐसा क्या है जो कि ग्रैंडपा भी छुपाना चाह रहे थे, ये तो हमें आने वाले ही एपिसोड्स में पता चलेगा, क्योंकि हमारा ये वाला एपिसोड भी यहाँ पर खत्म हुआ। एक बार दोबारा से आप लोगों को बताती चलूं कि मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि लाने वाली वीडियोस के लिए मुझे मोटिवेशन मिल सके। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 4th एपिसोड की तरफ। लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ग्रैंडपा ने जिया और चुआन को अपने पास बुला लिया था। चूजी को भी वहीं पर रुकने के लिए कहा और बताते हैं कि कल कंपनी में हाई लेवल की मीटिंग होने वाली है, इसलिए जिया और चुआन तुम्हें और अपने असिस्टेंट को भी कहते हैं कि तुम लोगों को मेरे साथ जाने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि घर में बैठकर रेस्ट करो, मेरे साथ किसी सर्वेंट को भेज दो। असिस्टेंट बोले कि ठीक है मास्टर,
मास्टर मगर आप किसको साथ लेकर जाना चाहेंगे? जिस पर वो कहने लगे कि ये लड़की ठीक है, यही मेरे साथ चली जाएगी। इधर जिया और चौहान को समझ नहीं आता कि आखिर डैड को हो क्या गया है, वो इस लड़की की इतनी तरफदारी क्यों करने लगे हैं। जिया फौरन से कहने लगी कि ग्रैंडपा आपकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं रहती है और आप अकेले जाने की बात कर रहे हैं, और दूसरी बात ये कि आप अपने साथ ही सर्वेंट को लेकर जाएंगे हम सबके होते हुए भी। जिसके जवाब में ग्रैंडपा ने कहा कि मैं तुम लोगों के साथ बहुत अरसा गुजार चुका हूँ, क्या मैं नहीं जानता कि तुम लोग क्या चाहते हो? तुम लोगों को तो बस ज्यादा से ज्यादा शेयर्स चाहिए और यही चाहते हो कि मैं जल्द से जल्द मर जाऊं ताकि तुम में से एक कंपनी की चेयरमैन बन जाए और दूसरी जनरल डायरेक्टर। क्यों, ठीक कह रहा हूँ ना मैं, यही चाहते हो? यहाँ तो दोनों की ही नजरें झुकी हुई थी, लेकिन चौहान कहने लगी कि डैड आपने गलत समझ लिया है, हम ऐसा कुछ भी नहीं चाहते। भला ऐसा क्यों चाहेंगे हम? और आपका हुक्म सर आंखों पर, आपने जो भी फैसला लिया होगा बिल्कुल ठीक ही लिया होगा। आफ्टर दैट ग्रैंडपा वहाँ से चले गए। जिया भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी, लेकिन जब चूजी वहाँ से जाने लगी तो चौहान ने उसे रोक लिया और कहती है कि इधर मेरे पास आओ। डैड तुम्हें अपने साथ लेकर जाना चाह रहे हैं, शायद इसलिए कि उनको तुम पर रहम आ गया हो, लेकिन अब एक बात मैं बता दूं कि उनका अच्छे से ख्याल रखना, वरना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिस तरह से वो चूजी को झटक कर ये बात बता रही थी, वो कहने लगी कि मैं आपको एक ही मशवरा देना चाहूंगी कि दूसरों को बुली करना खत्म कर दो। इस पर चौहान को गुस्सा आ गया, उसे चपेट मारने लगती है, मगर शायद ही उसने चूजी को कुछ ज्यादा ही वीक समझ लिया था, क्योंकि एंड टाइम पर उसने चौहान का हाथ पकड़ लिया और झटक कर नीचे सोफा पर गिरा देती है। बिल्कुल ही ऐसे दिखा रही थी जैसे अब तुम्हारी ज्यादा नहीं चलने वाली। फिर चूजी भी वहाँ से चली गई, जबकि यहाँ चौहान सोच रही थी कि तुम्हें तो मैं ज्यादा देर तक इस फैमिली में टिकने देने वाली नहीं हूँ। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडपा चूजी को अपने साथ एक मीटिंग में लेकर आए थे, जिसमें वो कंपनी के सभी कैपेबल लोगों से उसका इंट्रोडक्शन करवाना चाहते थे। पहले तो ग्रैंडपा उसे एक एक करके बता रहे थे कि कौन हमारी कंपनी का कौन सा काम संभाल रहा है और कौन कितना कैपेबल है। वीफांग भी अपने डैड मिस्टर तोंगजी के साथ वहाँ पर मौजूद था, यानी कि वो लोग काफी टाइम से ही ग्रैंडपा के साथ कंपनी में काम कर रहे थे। इधर ग्रैंडपा चूजी से कहने लगे कि तुम भी इन सबको अपना इंट्रोडक्शन करवाओ, जिस पर वो सबको हेलो हाय करने के बाद बताती है कि मेरा नाम फेंग डिंग डोंग है और मैं शेनगुआन फैमिली की मेड हूँ। जो सुनकर तो सभी लोग हैरान हो गए, इवन के वीफांग भी, क्योंकि वो ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मिस्टर तोंगजी इस बात को दबाने के लिए फौरन से कहने लगे कि हेलो डिंग डोंग, हमें आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जबकि ग्रैंडपा भी इस बात को नॉर्मल दिखाना चाह रहे थे। मिस्टर तोंगजी से कहने लगे कि तुम्हें याद नहीं, मैंने बहुत कुछ तुमसे ही सीखा है, बिल्कुल ही एक सर्वेंट की तरह। वो बोले कि अरे आप इस तरह कहकर हमें शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं, आपके सामने तो हम सभी आपके सर्वेंट्स हैं। आफ्टर दैट ग्रैंडपा वीफांग से पूछने लगे कि तुम्हारी एज क्या है। जब उसने बताया कि 22, तो ग्रैंडपा कहने लगे कि मैंने तुम्हारे डैड से तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है कि तुम उनकी बहुत हेल्प करते हो, लेकिन मुझे लगता है कि अगर तुम हमेशा अपने डैड के असिस्टेंट बनकर रहोगे तो ये तुम्हारे टैलेंट को वेस्ट करना होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हें भी तुम्हारी जिम्मेदारी सौंप दी जाए। वीफांग के लिए तो यह काफी खुशी की बात थी। जिसके बाद ग्रैंडपा ने बताया कि मैं चाहता हूँ तुम फेंग डिंग डोंग को अपने साथ ले जाकर उसे हमारे प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट सिखाओ। उसे तो इससे कोई मसला नहीं था, मगर एक और एल्डर बोल पड़ा कि मास्टर आपको नहीं लगता कि वीफांग को इतने छोटे काम देखने की जरूरत नहीं, ये तो कोई और भी कर सकता है। जिसे ग्रैंडपा ने ये कहकर चुप करवा दिया कि तुमसे किसी ने मशवरा लिया। उधर मिस्टर तोंगजी कहने लगे कि आपने मेरे बेटे के लिए कोई काम चुना है, यकीनन बहुत सोच समझकर ही चुना होगा। ग्रैंडपा ने उनको अपने साथ चलने के लिए कहा और जाते जाते वो वीफांग से कहते हैं कि तुम चूजी के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना। उन लोगों के जाने के बाद यहाँ चूजी यंशु की हुई बात के बारे में सोच रही थी और साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब यंशु ने कहा था कि तुम्हारा पहला टास्क कंप्लीट हो चुका, ओल्ड मैन अब जान चुके हैं कि तुम कौन हो, तुम्हारा अगला टास्क उनके सबसे खास आदमी के करीब होना है। यानी कि ग्रैंडपा को वो रिकॉर्डिंग पेन मिलना भी प्लानिंग का ही एक हिस्सा था। इधर प्रेजेंट में चूजी ने वीफांग को अपने साथ बैठने के लिए कहा और पूछने लगी कि क्या बाकी सब की तरह तुम्हें भी अजीब लग रहा है कि एक नौकरानी होकर मैं इतनी बड़ी पोजीशन पर आ गई हूँ। वो बहुत ही नॉर्मल वे में बोला कि अगर ओल्ड मैन ने ये सब कुछ किया है तो यकीनन कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। चूजी कहने लगी कि तुम फिक्र नहीं करो, बस तुम मुझे फॉलो करते रहो तो मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि तुम्हारी या तुम्हारे डैड की पोजीशन को कुछ भी नहीं होगा। वीफांग कहता है कि ग्रैंडपा ने मुझे तुम्हें फॉलो करने के लिए कहा है तो यकीनन मैं फॉलो करूंगा, लेकिन दिल ही दिल में तो उसे भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये लड़की चाहती क्या है। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया, जहाँ चूजी चिल करने के लिए बीच साइड पर आकर झूले ले रही होती है। दिखने से तो वो काफी ज्यादा खुश लग रही थी, तभी अचानक से यंशु ने उसके पास आकर उसे डरा दिया। इस पे वो कहने लगी कि क्या आपने मुझे इतनी भोली समझ लिया था कि आप जो भी कहोगे तो मैं मान जाऊंगी।
बोलेगी, एक सवाल पूछूं आपसे, आप मेरे डैड के दोस्त नहीं थे बल्कि उनके सबसे बड़े कंपटीटर थे, है ना? ये बात सच है ना? लेकिन आप फिर भी मेरे डैड की इतनी हेल्प क्यों कर रहे हैं? यंशु तो अचानक से सुनकर हैरान हो गया और पूछने लगा कि मैंने ऐसा कब कहा कि मैं उनकी हेल्प कर रहा हूँ? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। लेकिन चूजी बोली कि बस बस आप झूठ बोलना बंद भी कर दें, वैसे भी मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ। मुझे इतना भी पता है कि आप मेरे डैड के साथ ही पले बड़े हैं। जब मेरे डैड छोटे थे तो आप उनको भैया कहकर पुकारा करते थे। हाँ, लेकिन दिल ही दिल में उनसे जेलस भी होते क्योंकि वो औसम थे और आप हमेशा उनको बीट करना चाहते थे। यंशु तो गुस्से से रेड हो गया कि मैंने कब उनको भाई कहा और मैं कब उनको बीट करना चाहता था? तुम्हें ये सब कुछ बताया किसने है? पहले तो ये बताओ तुम मुझे। चूजी बोली कि ये सब कुछ मुझे मिस होंगबो ने बताया और सिर्फ यही नहीं बल्कि मैंने उनसे और भी बहुत कुछ पूछा, आपके बारे में भी पूछा। हाँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि अगर अब मैं आपको बताऊँ तो आप वो सारी बातें मानने से इनकार कर देंगे। वैसे एक बात तो है, यकीनन आप मेरे डैड को दिल से भाई मानते थे, वरना तो अब भी आप उनकी इतनी हेल्प क्यों करते? चूजी ठीक समझ रही थी कि अगर मैं इनको बता भी दूं तो इन्होंने मानना तो है ही नहीं, क्योंकि यंशु कह रहा था कि तुमने बिल्कुल झूठ सुना है और वैसे भी वो सारी सीक्रेट बातें थी, तुम्हें जानकर भी क्या करना, उन बातों में अब तुम्हें इतना इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए। खैर चूजी इतना तो जान चुकी थी कि यंशु बुरा लड़का नहीं, चाहे वो एरोगेंट और रूड दिखाने की कितनी भी कोशिश कर ले। फौरन से भागकर उसके पास आते हुए कहती है कि चलो मैं आपको झूले दूं। जब मैं छोटी थी तब मेरे डैड भी मुझे यहाँ पर झूले दिलाने के लिए लाया करते थे और झूले लेते हुए सनसेट को देखना, वाह, इसका मजा तो बिल्कुल अलग ही है। चलो आज आप भी एक्सपीरियंस कर लो। जबरदस्ती उसे झूले देने लगी, जबकि वो कह रहा था कि नहीं नहीं, मुझे नहीं खेलना, ना ही मुझे ये कुछ एक्सपीरियंस करना है। लेकिन चूजी भी जिद्दी तो थी ही, फिर भी उसे झूले देते ही जा रही थी। चाहे इधर यंशु ने भी उसे पहले झूले लेने से मना कर दिया था, मगर अब उसे भी काफी मजा आ रहा होता है। दूसरी मजे की बात ये थी कि उसे चूजी के ये सिली एक्ट्स भी अच्छे लगने लगे थे। हालांकि इससे पहले वो हमेशा रूड ही रहता था और इस तरह की चीजें उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। चूजी को देखकर आज उसे कुछ नया और कुछ अलग फील हो रहा था, जो इससे पहले तो कभी नहीं हुआ। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडपा ने जिया और चुआन को दोबारा से अपने पास बुला लिया था। वो भी पूछने लगी कि ग्रैंडपा, आपने रात के इस वक्त हमें क्या बताने के लिए बुला लिया? ग्रैंडपा चुआन से कहने लगे कि कल से कंपनी जाते हुए तुम डिंग डोंग को भी अपने साथ लेकर जाया करोगी, क्योंकि मैंने उसे कंपनी में जॉब दिलवा दी है, क्योंकि वो बहुत टैलेंटेड है। मुझे शर्म आ रही थी कि वो हमारे घर में एक नौकरानी की तरह काम कर रही है। असल में ग्रैंडपा चूजी की रियल आइडेंटिटी नहीं बता सकते थे, क्योंकि चूजी ही ऐसा नहीं चाहती, इसलिए उन्होंने ये तरीका ढूंढा। जिया को तो ये सुनकर गुस्सा आ गया कि ग्रैंडपा, वो सिर्फ एक नौकरानी ही तो है, उसके साथ इतनी हमदर्दी करने की क्या जरूरत? जबकि चुआन समझदार थी, वो कोई भी रिएक्शन नहीं देती, कहने लगी कि ठीक है डैड, आपने जो भी कहा मैं उस पर जरूर अमल करूंगी। उसकी तरफ से हाँ सुनने के बाद ग्रैंडपा वहाँ से चले गए, जबकि इधर जिया को अभी भी गुस्सा आ रहा था। चुआन से कहने लगी कि मुझे तो लगता है कि इस नौकरानी के अगेंस्ट हमें मिलकर काम करना होगा, वरना मुझे नहीं लगता कि हम दोनों अकेले में उसे इस घर से बाहर निकाल पाएंगे। देखो ना, हमारे वो दिन भी आ गए कि अब हमें एक दूसरे से हाथ मिलाना पड़ेगा। उधर चुआन बोली कि मुझे नहीं लगता ये लड़की कोई आम लड़की होगी। वो बोली कि क्या मतलब? इसी हद तक तो चुआन समझ चुकी थी कि डैड इस लड़की से इतनी हमदर्दी क्यों दिखा रहे हैं। कहने लगी कि तुम्हें नहीं लगता ये लड़की बिल्कुल जियाओ की तरह दिखती है? नेक्स्ट सीन में ये दोनों मिलकर यही बात किसी और को फोन कॉल पर बता रही थी, साथ ही चूजी की पिक्चर भी सेंड की, क्योंकि उसने बताया कि इस लड़की को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। और क्यों, ये तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं। जो सुनकर तो चुआन और भी ज्यादा हैरान हो गई कि बॉस ऐसा कैसे कह सकती है। पहले यंशु उस लड़की की साइड ले रहा था, फिर ग्रैंडपा और अब बॉस भी। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये लड़की कोई आम लड़की नहीं, बल्कि इसका जरूर जियाओ से कोई लेना देना है। अगर ये लड़की सच में ही चूजी निकली तो फिर हमारे इतने सालों की मेहनत तो बर्बाद हो जाएगी। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। इसका नेक्स्ट एपिसोड भी मैं आज ही अपलोड कर दूंगी। लेकिन गाइज, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 5th एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जहां चुआन और जिया आपस में प्लानिंग कर रही थी। चुआन बोली कि तुम्हें याद है ना, डैड ने कहा था कि वो सबसे ज्यादा जायदाद जियाओ की बेटी यानी कि चूजी के नाम करेंगे। अगर तो वो लड़की वाकई ही चूजी निकली तो फिर हमारे इतने सालों की एफर्ट सारी पानी में मिल जाएगी। जिया कहती है कि हाँ ये बात तो है, अब हमें क्या करना चाहिए? इसका सोल्यूशन भी चुआन ने पहले से ही सोच रखा था। जिया से कहने लगी कि मैंने सारे कैमरास हटवा
दिए हैं, अब तुम्हारे पास अच्छा मौका है चूजी से अपना बदला लेने का और उसे सबक सिखाने का। बदला तो वो वैसे भी ले लेती, कहने लगी कि ऐसा करने से मुझे क्या फायदा होगा, क्योंकि चुआन को तो इससे बड़ा फायदा होने वाला है। ये कहने लगी कि अरे जब मुझे फायदा होगा तो तुम्हें भी कोई ना कोई फायदा जरूर पहुंचाऊंगी। तब तक वेंचिन यहाँ पर चूजी को भी ले आया था, जिसे देखकर जिया बिल्कुल वैसा ही करने लगी। उसे थप्पड़ मारते हुए बोली कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारे ही घर में रहकर हमसे पंगा लो। इधर चुआन ने ये सब कुछ वेंचिन को चुपके से रिकॉर्ड करने के लिए कहा ताकि वो एक तीर से दो शिकार कर सके। जिया बेचारी को तो इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि असल खेल तो उसके साथ खेला जा रहा है कि उसका अपना हस्बैंड ही उसे रिकॉर्ड कर रहा था। नेक्स्ट सीन में वीफांग घर पर आया हुआ था और जब उसने चूजी के गाल पर लाल कलर का निशान देखा तो उससे पूछने लगा कि तुम्हारे गाल पर कुछ हुआ है क्या। इस पर चूजी ने फौरन से बात बदल दी कि तुम्हारे डैड को वो प्रोजेक्ट्स मिल गए हैं ना जो वो चाहते थे। वीफांग फौरन खड़ा होकर उसका शुक्रिया अदा करता है। यकीनन ये सब कुछ आपकी वजह से ही मुमकिन हो पाया। चूजी बोली कि अरे स्टूपिड बैठ जाओ, तुम गेस्ट हो और मैं यहाँ की सर्वेंट। तुम्हें याद है ना कि मुझे फेवर में तुमसे क्या चाहिए। वीफांग बोला कि जी मुझे याद है, मैं डैड से इस बारे में जरूर बात करूंगा। आफ्टर दैट चूजी उसे अपने साथ लंच करने के लिए कहती है, जिस पर वीफांग तो उसे किसी हाई फाई रेस्टोरेंट लेकर जाना चाहता था, मगर ये बोली कि नहीं हम किसी छोटी जगह से ही खा लेंगे। वीफांग को भी इससे कोई मसला नहीं होता, कहने लगा कि मैं जल्दी से ग्रैंडपा को रिपोर्ट कर दूं, फिर चलते हैं। जाते जाते वो रुककर दोबारा से कहने लगा कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया मेरी अच्छी दोस्त बनने के लिए। सच कहूँ ना तो बचपन के बाद मुझे कभी भी कोई अच्छा दोस्त नहीं मिला। चूजी को उसकी बात सुनकर दिल ही दिल में बुरा लगने लगा। पूछने लगी कि अगर मैं तुम्हारा यूज कर रही हुई तो। वीफांग को इसकी बात कुछ ज्यादा समझ नहीं आई, लेकिन कहने लगा कि कोई बात नहीं, अगर तुम मेरा यूज कर रही हो तब भी चलेगा, जो कहकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन एक छोटे से रेस्टोरेंट का दिखाया जाता है जहाँ ये दोनों खाने के लिए आए हुए थे और वीफांग उससे सवाल करता है कि आखिर तुम मिस्टर जियाओ के बारे में क्यों जानना चाहती हो। चूजी इसे सच तो नहीं बता सकती, मगर बात बदलते हुए कहती है कि जब मैं स्कूल की स्टूडेंट थी तब मिस्टर जियाओ ने मेरी हेल्प की थी। अब जब मैं बड़ी हो गई हूँ तो मैं उन्हें उनकी फेवर वापस करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे पता चला कि उन्होंने कुछ साल पहले ही सुसाइड कर लिया था। इवन कि उनका ऐसा कोई क्लोज रिलेटिव भी मुझे नहीं मिल पा रहा जिनसे कि मैं मिल पाऊँ, उनकी वाइफ या फिर उनकी बेटी। वीफांग बोला कि अगर मुझे फ्यूचर में उनके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आई प्रॉमिस कि मैं आपको इसके बारे में जरूर बताऊंगा। तब तक यंशु भी वहाँ पर पहुंचकर पीछे खामोशी से बैठ जाता है ताकि वो इन दोनों की बातें सुन सके। इधर वीफांग चूजी से कह रहा था कि आप कब से मुझे ऐसे देखी जा रही हो और मुस्कुरा रही हो, कुछ हुआ है क्या। वो बोली कि तुम्हें देखकर मुझे बहुत फेमिलियर लग रहा है क्योंकि तुम बहुत काइंड हो। ये बात यहाँ यंशु ने भी सुन ली। कहने लगा कि ये लड़की मेरे पीठ पीछे डेट मारने के लिए आई है या फिर सच्चाई उगलवाने। जब वीफांग उसकी चीख पर लगा हुआ कुछ हटा रहा था, ये तो यंशु से और भी बर्दाश्त नहीं हुआ। कहने लगा कि तुम्हें किसने इजाजत दी उसे टच करने की। वीफांग को समझ नहीं आती कि आखिर ब्रदर यंशु को हो क्या गया। खैर उसने तो डर के मारे चेयर ही चेंज कर दी और वो जगह यंशु को दे देता है। पूछने लगा कि आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं, हम दोनों तो बस दोस्त हैं, मगर आप दोनों क्या एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। यंशु चूजी के चीख पर वो कुछ लगा हुआ हटा देता है, जैसे ये हक तो सिर्फ उसी के पास हो। इधर कहने लगा कि हाँ हम दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं क्योंकि मैं इसका। चूजी सोच रही थी कि अब ये क्या बहाना लगाएगा और वो बोला क्योंकि मैं इसका गार्डियन हूँ। जो सुनकर वीफांग भी हैरान हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। इधर चूजी ने फौरन से इसके मुंह पर हाथ रख दिया और उसे कहने लगी कि इसकी नॉनसेंस बातों पर मत जाओ, तुम अपना खाना खाओ। फिर धीरे से यंशु से पूछने लगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुमने मेरे पास कोई ट्रैकर लगा रखा है, वरना तो तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। वो कहने लगा कि क्या तुम मुझसे इतना नफरत करती हो कि मैं यहाँ पर आ भी नहीं कर सकता। चूजी बोली कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर तुम ऐसे मेरे पीछे पीछे आकर मुझे इन्फ्लुएंस करोगे तो फिर मैं वीफांग से सच्चाई कैसे उगलवाऊंगी। यंशु कहने लगा कि इसे खाक कुछ पता होगा। ये दोनों तो ऐसे बातें कर रहे थे जैसे वीफांग इनके साथ बैठा ही ना हो। तभी वीफांग बोल पड़ा कि असल में मैं थोड़ी बहुत सच्चाई तो जानता ही हूँ। अब जब मैंने चूजी को अपना दोस्त कह ही दिया है तो मैं उसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। चूजी बोली कि हाँ हाँ प्लीज बताओ मुझे। आफ्टर दैट वीफांग ने बताया कि सभी को लगता है कि डिप्रेशन की वजह से मिसेस जियाओ की डेथ हो चुकी, मगर वो आज भी जिंदा है। इधर चूजी और यंशु तो सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो गए। वीफांग बोला कि मैं जानता हूँ आप लोगों को ऐसे यकीन नहीं आएगा, अगर आप लोग चाहो तो मैं आप लोगों को उनसे मिलवा सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में ये दोनों मिसेस जियाओ से मिलने के लिए आते हैं। चूजी तो उनको पहचान भी नहीं पा रही। यंशु से पूछने लगी कि क्या ये सच में मेरी मॉम है। वो बोला कि तुम्हारे डैड के एक्सीडेंट के बाद ये अचानक से ही गायब हो गई थी, जिससे सबको लग रहा था कि शायद डिप्रेशन की वजह से इनकी डेथ हो चुकी। मिसेस जियाओ ने जब इन लोगों को यहाँ पर खड़े देखा तो इनसे डर जाती है। कहने लगी
बोली कि तुम लोग कौन हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाना चाहती, क्या तुम लोगों को ओल्ड मैन ने यहाँ पर भेजा है। चूजी को उनकी ये हालत देखकर उन पर काफी ज्यादा रहम आ रहा था। उनके पास जाते हुए बोली कि मॉम मैं आपकी बेटी हूँ। जैसे चूजी उनको नहीं पहचान पा रही थी, ऐसे वो भी इसे नहीं पहचान पाती। कहने लगी कि तुम मेरी बेटी, मगर मेरी बेटी तो मेरे साथ ही है ना। चूजी उनको समझाती है कि मॉम मैं आपकी बेटी हूँ, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आपकी ये हालत किसने की। मॉम इसकी बात सुनकर और ज्यादा डर जाती है कि नहीं नहीं मैं कुछ नहीं बताऊंगी, अगर मैंने कुछ बता दिया तो वो लोग बहुत खतरनाक है, वो मेरी बच्ची को मार डालेंगे। उन्हें यंशु से भी डर लग रहा था और चीखते हुए उसे यहाँ से बाहर जाने के लिए कह रही थी, जिस पर वो इन दोनों को अकेला छोड़कर वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद मिसेस जियाओ काम डाउन तो हो गई, लेकिन चूजी जानती थी कि मॉम कुछ भी बताने के काबिल तो नहीं। नेक्स्ट सीन में चूजी अकेले बैठी हुई थी। उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि शेनग्वान फैमिली के सभी लोग झूठे हैं। तभी यंशु आकर उसके पास बैठते हुए पूछने लगा कि अब तुम क्या करोगी, जिस पर वो बोली कि यकीनन इन सभी लोगों ने मेरी मॉम डैड की जिंदगी खराब की है, मैं इन सभी के खिलाफ सबूत ढूंढूंगी। वो बोला कि ठीक है, इसमें मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा। चूजी कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, आप पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ कर चुके। मगर वो कहता है कि मैं तुमसे पूछ नहीं रहा बल्कि बता रहा हूँ, जो कहते हुए वहाँ से जाने लगा। लेकिन फिर रुकते हुए कहता है कि जब ये सारा मामला निपट जाए तो तुम शेनग्वान फैमिली के सारे प्रोजेक्ट्स मेरे हवाले कर दोगी, क्योंकि तुम्हारे पास अब सिर्फ दो ही रास्ते हैं। पहला ऑप्शन तो ये कि तुम मेड बनकर ही शेनग्वान फैमिली में वापस जाओ और सबूत ढूंढने की कोशिश करो, जो कि आसान काम बिल्कुल भी नहीं। चूजी बोली कि आसान तो नहीं है, मगर मैं फिर भी गिव अप नहीं करूंगी। इधर यंशु ने उसे दूसरा रास्ता भी बताया कि तुम्हारे पास एक और ऑप्शन भी है, तुम खुलेआम भी उस फैमिली में जा सकती हो। चूजी हैरान थी कि ये ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा। यंशु ने बताया कि तुम मेरी फियोंसी बन जाओ, हम दोनों ही एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं। तुम्हें अपने मॉम डैड को इंसाफ दिलाना है और मुझे शेनग्वान फैमिली के प्रोजेक्ट चाहिए, इस तरह हम दोनों ही अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे। कुछ ही दिनों में चुआन के साथ मेरी एंगेजमेंट पार्टी होगी, जिसमें तुम्हें सभी लोगों को ये यकीन दिलाना होगा कि तुम मेरी फियोंसी हो, चाहे ये सब कुछ सिर्फ एक झूठा नाटक होगा। चूजी तो स्पीचलेस हो गई थी कि वो अब क्या ही जवाब दे, जिस पर यंशु उसका हाथ पकड़कर अपने करीब कर देता है। कहने लगा कि परेशान मत हो, ये सिर्फ एक नाटक होगा। फिर अपनी ही फिंगर से रिंग निकाल कर उसे पहना देता है, जो कि एंगेजमेंट रिंग थी। बेचारी चूजी तो स्पीचलेस थी, वो कुछ भी नहीं कह पा रही। दूसरी तरफ ग्रैंडपा को पता चल गया था कि जिया ने किस तरह बेरहमी से चूजी को मारा पीटा। चाहे अब वो ग्रैंडपा से बहुत माफिया मांगती रही कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, ये सब कुछ मैंने चुआन के कहने पर किया, मगर ग्रैंडपा उनकी बातों का यकीन नहीं करते कि ये वीडियो मुझे चुआन ने नहीं बल्कि वेंचिन ने दी। अगर तो तुम सच में ही अच्छी लड़की होती तो क्या तुम्हारा अपना हस्बैंड ही तुम्हारे खिलाफ हो जाता। अब सफाई देने का कोई भी फायदा नहीं था, क्योंकि ग्रैंडपा ने उसे अपने जायदाद के साथ साथ घर से भी बाहर निकाल दिया और असिस्टेंट को उसे यहाँ से ले जाने के लिए कहा। सिया को यहाँ से ले जाने के बाद ग्रैंडपा अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि जब चुआन घर आ जाए तो उसे कहना कि फौरन मुझसे मिलने के लिए आए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चुआन चूजी की फोस्टर मॉम के घर आई होती है सच्चाई जानने के लिए। उनसे पूछने लगी कि फेंग डिंग डोंग तुम्हारी क्या लगती है। उन्होंने बताया कि वो मेरी अडॉप्टेड बेटी है, मगर उनको ये याद नहीं आ रहा था कि मैंने उनको उठाया कहाँ से था। चुआन के लिए तो यही मैटर करता था कि वो कहाँ से मिली। कहने लगी कि जल्दी से याद करके बताओ, तभी ये सारे पैसे मैं तुम्हें दे दूंगी। बैंक कार्ड देखते साथ ही उनको सब कुछ याद आ जाता है और कान में ही बताने लगी कि उनको चूजी कहाँ से मिली थी। अब उन्होंने बताया क्या, ये तो हमें पता नहीं चला, मगर चुआन को इस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और वो गुस्से में ही वहाँ से वापस जाने लगी। नेक्स्ट सीन में घर में पार्टी का समा बना हुआ था। ग्रैंडपा भी काफी खुश होते हैं। चुआन भी उनको देखकर कह रही थी कि काफी टाइम के बाद मैंने आपको अच्छे हेल्थ में देखा। वो बोले कि आज मैं फाइनली यंशु के साथ तुम्हारी एंगेजमेंट डेट फिक्स कर दूंगा, बेशक तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। चुआन भी इस बात पर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। कहने लगी मगर अभी तक उन लोगों के घर से कोई आया क्यों नहीं। यहाँ सर्वेंट ने आकर धीमे से चुआन को बताया कि कोई चूजी नाम की लड़की अंदर आना चाहती है, पर ये बोली कि उसे किसी भी हाल में अंदर आने मत देना। सर्वेंट के जाने से पहले ही यंशु यहाँ पर हाजिर हो जाता है, चूजी को अपने साथ लेकर, जैसे ये दोनों कपल हो। बेचारी चुआन को तो देखकर एक झटका लगता है कि उसके होने वाले फियोंसी को भी अभी इस लड़की ने चीन लिया, जबकि यंशु यहाँ जानबूझकर तमाशा बनाना
सिखाना चाहता था। जबकि यंशु को मिस्टर जियाओ की बात याद आती है जब उन्होंने इसे कॉल करके बताया था कि कभी हम दोनों अच्छे दोस्त हुआ करते थे, उसी के बिना पर मैं तुम्हें अपनी बेटी सौंप रहा हूँ, प्लीज उसे प्रोटेक्ट करना। प्रेजेंट में वो दिल ही दिल में कहता है कि तुम्हें फियांसी बनाकर ही मैं प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, ये मेरे पास एक आखिरी रास्ता बचा था। जॉन तो आगे आकर इन दोनों को अच्छा सबक सिखाना चाहती थी, मगर डैड ने उसका हाथ रोक लिया कि तुम पागल हो गई हो क्या, अब यहाँ पर तमाशा मत करो। इधर यंशु सबके सामने बताने लगा कि मुझे कभी न कभी तो अपनी लाइफ पार्टनर चूज करनी ही थी, इसलिए मैंने अपने लिए चूजी को चूज किया। ये कहते साथ ही फायर क्रैकर्स होने लगते हैं, जो देखकर चूजी को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, जबकि यंशु तो सिर्फ उसे ही देखता रहा। साथ ही साथ उसे चूजी के साथ गुजारी हुई सारी मेमोरीज याद आ रही होती है। चाहे सबके लिए ये एक नाटक था, लेकिन दिल ही दिल में वो चूजी को पसंद करने लगा है। आखिरकार वो चूजी को सबके सामने किस करने लगा ताकि ये ड्रामा बिल्कुल रियल लगे। इधर जुआन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसी गुस्से में वो वहाँ से चली जाती है, जबकि ये दोनों तो अपने मजे में थे, जैसे इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट सीन में यंशु उसे घर ले आया था और डैड को उस पर काफी गुस्सा होता है। चूजी से उनका नाम पूछते हैं, उसके बताने के बाद वो लाओ भाई से पूछने लगे कि तुम बताओ आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। गाइस, आगे की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 6th एपिसोड की तरफ। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि डैड यंशु पर काफी ज्यादा गुस्सा थे, मगर अब तो बहू घर आ चुकी, उसके सामने वो यंशु को कुछ कह भी नहीं पा रहे। आखिरकार वो लाओ भाई से पूछने लगे कि तुम बताओ ये सब कुछ हो क्या रहा है। वो बोला कि अंकल इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हैं, आपने ही तो कहा था कि मैं अपने कजन के लिए कोई प्यारी सी लड़की ढूंढूं, अब जब मैंने उनको ढूंढ लिया है तो मसला क्या है। डैड कहते हैं कि हाँ मैं मानता हूँ कि मैंने ही कहा था, मगर ये कौन सा तरीका है कि लड़की को जाकर उनके घर में इंट्रोड्यूस करवा दो कि ये मेरी होने वाली वाइफ है। अब मैं ये उनको कैसे एक्सप्लेन करूंगा। यंशु कहता है कि डैड आप उन लोगों के साथ रिश्ता इसलिए रखना चाहते थे ना ताकि वो हमें कभी डिफीट ना कर पाए, तो मैं वादा करता हूँ कि वो लोग जितने ही मर्जी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन मैं उनको कभी भी ऐसा करने नहीं दूंगा, बल्कि हम ओपनली भी उनको डिफीट कर सकते हैं। डैड जानते थे कि ये इतना आसान भी नहीं है जो सिर्फ कहने से ही हो जाए। फिर उठकर वहाँ से जाने लगे। जब यंशु ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो वो बोला कि जो तुमने गन बनाया हुआ है उसे समेटने, उन लोगों से माफी मांगने के लिए जा रहा हूँ। और कहाँ, ये कहकर डैड तो वहाँ से चले गए और यहाँ इन दोनों को एक दूसरे को देखकर हंसी आने लगी, क्योंकि जो भी हुआ आखिर बला तो सर से टली। दूसरी तरफ ग्रैंडपा को दिखाया जाता है जो कि जियाओ के रूम में आए थे, जो कि उनकी पिक्चर को देखते हुए कह रहे थे कि जियाओ तुमने एक ऐसी बेटी को जन्म दिया है जो अब कभी भी इस घर में सुकून रहने नहीं देगी। कुछ टाइम यहाँ पर स्पेंड करने के बाद वो चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया, जहाँ यंशु और चूजी दोनों ही परेशान थे कि अब क्या करे। कोई तो रास्ता होगा कि युन फैमिली को शेंगवान फैमिली के प्रोजेक्ट्स मिल जाए, मगर वो कौन सा रास्ता होगा दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। यहाँ चूजी ने देखा कि यंशु बहुत गहरी सोच में है, तो उसके करीब जाकर पूछने लगी कि मुझे भी बताओ तुम कब से क्या सोच रहे हो, जिस पर वो कोई भी जवाब नहीं देता, क्योंकि इस वक्त वो सच में ही कुछ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट सोच रहा था। फिर हाथ की मदद से वो चूजी को पीछे पुश करते हुए अपना लैपटॉप लेकर सामने रख देता है। बगैर उसे कुछ बताए अपना लैपटॉप ओपन करके उसे देखने लगा। चूजी भी उसके साथ बैठकर देख रही होती है कि आखिर इसे हुआ क्या। कुछ ही देर में यंशु ने भी अपनी खामोशी तोड़ दी। वो खुश होकर कहता है कि फाइनली मुझे मिल ही गया कि तुम्हारा डैड तुम्हारे लिए क्या छोड़ कर गया है। चूजी को अभी तक ये तो नहीं पता कि आखिर ऐसा क्या है, पर वो इतना ज्यादा खुश हो गई कि खुशी के मारे उसने यंशु को हक कर दिया, साथ ही साथ वो उसे किस कर देती है। अचानक से इस किस ने तो यंशु को भी शॉक कर दिया, क्योंकि चूजी उसकी फियांसी तो जरूर थी, मगर फेक वाली कोई रियल में थोड़ी ना थी। ऊपर से एंड टाइम पर डैड भी पहुंच जाए कि यंशु ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, फौरन से टेबल पर पहुंच जाओ। जिन्हें देखकर चूजी काफी ज्यादा एम्बेरस हो जाती है। जब यंशु ने उसे अपने साथ ब्रेकफास्ट पर आने के लिए कहा तो वो बोली कि नहीं मैं नहीं आ सकती, अब तो मैं काफी ज्यादा एम्बेरस फील कर रही हूँ। जो बात डैड ने भी सुन ली। वो कहते हैं कि अपनी होने वाली वाइफ को भी साथ लेकर आना। अब यंशु उसकी मिन्नतें तो करने वाला था नहीं, इसलिए जबरदस्ती उसे पकड़कर अपने साथ ब्रेकफास्ट के टेबल पर ले
जाता है। यहाँ डैड ने यंशु के लिए एग नहीं बनाया था तो वो कहने लगा कि डैड, अगर शेनगुआन फैमिली के साथ हमारी कोऑपरेशन खत्म हो गई है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम गरीब हो गए, बल्कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि अब हम और भी ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे। जो कहते कहते वो डैड की प्लेट से उनका ऑमलेट ले लेते हैं। डैड भी उससे लड़ने लगे कि तुम यही कहते कहते मेरा सब कुछ खा गए हो। यहाँ खाने के टेबल पर इनकी क्यूट सी फाइटिंग होती है। दूसरी तरफ से चूजी अपना ऑमलेट देते हुए कहने लगी कि अंकल आप गुस्सा मत करें, बल्कि आप मेरा ऑमलेट ले लें। यंशु ने उसे ऐसा करने भी नहीं दिया। ये कहकर के डैड के पास जो है वो उन्हीं से गुजारा कर लेंगे। इसके बाद डैड ने चूजी से सवाल पूछा कि तुम सच में ही इससे शादी करना चाहती थी, कहीं इसने तुम्हें ब्लैकमेल तो नहीं किया? यंशु के डर से वो बोली कि नहीं नहीं, मैं सच में ही इससे शादी करना चाहती हूँ। अब डैड भी रिलैक्स हो गए कि चलो ठीक है, अमेरिका से तुम्हारे फूफा फूफी वापस आ गए हैं, अब उनको खुद ही जवाब देना। जो सुनकर यंशु को एक झटका लगता है कि ओ गॉड, अचानक से ये लोग कहाँ से टपक पड़े, इन्हें समझाना तो सबसे मुश्किल काम है। नेक्स्ट सीन में बिल्कुल ऐसा ही होता है। फूफा फूफी के हजारों सवाल थे कि तुम्हें शेनगुआन फैमिली से पंगा लेने के लिए किसने कहा था, तुम जानते हो ना कि वो लोग हमारे कितने बड़े सपोर्टर्स हैं। वो बेचारा तो इनके सवालों से तंग आ चुका, कहने लगा कि मुझे परेशान करना बंद कर दो, वरना तो मैं आप लोगों की शिकायत अपनी वाइफ से लगा दूंगा। जबकि बेचारी चूजी तो खुद भी इनके सामने मुंह छुपाकर बैठी हुई थी, क्योंकि उसके पास भी इन लोगों के सवालों का जवाब नहीं होता। अब उस बेचारे को इतनी बातें सुनते हुए देखकर यहाँ चूजी उनको अपना इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहती है कि मेरा नाम फेंग डिंग डोंग है। ये सुनते साथ ही पुप्पो ने उससे सवाल किया कि मैंने कभी फेंग फैमिली के बारे में नहीं सुना, क्या तुम यून फैमिली में इसलिए आई हो ताकि तुम यहाँ की प्रॉपर्टी लूट सको? बेचारे यंशु ने तो पुप्पो को इतनी अजीब बातों से रोकने की बहुत कोशिश की, मगर पुप्पो कहाँ उसकी सुनने वाली थी। इधर चूजी उनको क्लियर करते हुए कहती है कि मैं एक ऑर्डिनरी लड़की हूँ, किसी बड़ी फैमिली से तो नहीं, मगर मैं आप लोगों को यकीन दिलाती हूँ कि शेनगुआन फैमिली को डिफीट करने में सिर्फ मैं ही आपकी हेल्प कर सकती हूँ। फुप्पो ने तो उसे स्ट्रेट जवाब दे दिया कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम झूठ बोल रही हो। इवन के यंशु भी नहीं जानता था कि ऐसा कैसे होगा, जिसके बाद चूजी प्रोफेशनल तरीके से इन लोगों के सामने आकर इन्हें मल्टीमीडिया पर समझा रही थी कि मिस्टर ली लाई मिस्टर जियाओ का सबसे अच्छा दोस्त था, मगर उनकी डेथ के बाद भी उन्होंने शेनगुआन फैमिली से अपने कोऑपरेशन को कंटिन्यू रखा, जो कि उनको काफी फायदा दे रहा है। हम पहले उनका ये कोऑपरेशन खत्म करके यून फैमिली की तरफ लेकर आएंगे, फुप्पो बोली, मगर उसने तो अपना नाम चेंज करके ज़ेंग वी रख दिया था। और चूजी कहती है लेकिन हम हर हाल में उनको ढूंढ लेंगे। उसका ये वाला आइडिया यंशु को तो बहुत ज्यादा पसंद आया। वो उसके लिए क्लैपिंग करता है, कहने लगा कि हम यही करेंगे। नेक्स्ट सीन में ये दोनों शेनगुआन कंपनी पहुंच आए थे ये जानने के लिए कि ज़ेंग वही हमें कहां पर मिलेगा, मगर यहाँ तो इन दोनों का दिमाग ही चकरा गया, क्योंकि हर दूसरे बंदे का नाम ज़ेंग वही होता है। यंशु को गुस्सा आने लगा कि अब हम उसे कैसे ढूंढेंगे, यहाँ तो हर दूसरे का नाम ज़ेंग वही है। चूजी ने उससे रिलैक्स होकर थोड़ा सा और वेट करने के लिए कहा, पर वो बोला कि नहीं, मेरा टाइम इतना फालतू का नहीं है कि मैं यहाँ पर खड़े वेट करता रहूं। फिर जब चूजी ने उसे कहा कि तुम चले जाओ, मैं खुद ही ढूंढ लूंगी, तो इस पर भी यंशु राजी नहीं होता, बल्कि उसका हाथ पकड़ते हुए कहने लगा कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। नेक्स्ट सीन में मिस्टर ली लाई को दिखाया गया, जो कि अपने वर्कर की लाई हुई पेंटिंग को देख रहा था। वही यंशु और चूजी भी उनके पास आकर खड़े हो गए उनकी बातें सुनने के लिए। वो बातों ही बातों में कहते हैं कि ये पेंटिंग मुझे इतनी अच्छी क्यों नहीं लग रही जितना कि इसको होना चाहिए, वैसे इसे लाई कितने की हो? वो बोला कि कुछ ज्यादा नहीं, बस 40 मिलियन की। जो सुनकर चूजी तो हैरान हो गई कि ये पेंटिंग, वो भी 40 मिलियन की। जबकि यंशु की हंसी छूट गई। वो कहता है कि फाइनली आपको किसी ने बेवकूफ बना ही दिया, इस पेंटिंग को तो कोई 1 मिलियन का भी ना ले और आपने इसे 40 मिलियन का खरीद लिया। मिस्टर ली लाई कहता है कि क्या मतलब, तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ लफ्जों में कहो। तो यंशु ने उनको और भी क्लियर कर दिया कि अगर ये वाकई ही इतनी कीमती पेंटिंग होती तो किसी ऑक्शन में लगी होती ना, बजाय कि किसी ने आपको डायरेक्टली ही सेंड कर दिया। मैं देखकर ही बता सकता हूँ कि इस पिक्चर को सिर्फ 2 घंटों में बनाया गया है, वो भी सिर्फ आपको बेवकूफ बनाने के लिए। वर्कर तो यहाँ से जान छुड़ाकर भाग गया, क्योंकि आखिरकार वो पकड़ा जो गया था बिकॉज उसी ने ही किसी से डील की होगी। लेकिन मिस्टर ली लाई काफी इम्प्रेस हो जाता है। वो आगे हाथ बढ़ाकर यंशु से उसका नाम पूछने लगा, जिस पर यंशु ने सिर्फ हाथ को टच करते हुए अपना नाम बताया। इधर चूजी आगे आकर अपना फेक नाम बताने वाली थी, मगर उससे पहले ही यंशु ने उसका रियल नाम बता दिया, वो भी फुल कॉन्फिडेंस के साथ। जो सुनकर मिस्टर ली लाई अचानक से ही बहुत नर्वस हो गए और कोई छोटा सा बहाना करके वहाँ से चल दिए। यंशु तो सिर्फ उनको घूरे जा रहा था। जब चूजी ने पूछा कि आपने उनको मेरा रियल नाम क्यों बताया, तो वो बोला क्योंकि यही मिस्टर ली लाई है। उसी तरफ मिस्टर ली लाई को काफी डर लग रहा था। वो अपनी जान छुड़ाना चाहते थे कि तभी वेंचिन ने उसे ढूंढ लिया और गला पकड़ते
करते हुए पूछने लगे कि युन फैमिली के लोग तुम्हें क्यों ढूंढ रहे हैं, कहीं तुम हमारे पीठ पीछे उनकी मदद तो नहीं करना चाहते। वो बोला कि नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं भला उनकी मदद क्यों करने लगा। वेंजिन ने उसकी जान तो छोड़ दी मगर कहने लगा कि तुम उसकी मदद क्यों नहीं कर सकते, आखिर तुम जियाओ के अच्छे दोस्त रहे हो। तब तक यंशु और चूजी भी यहाँ पर पहुँच चुके थे। यंशु बोला कि मैं भी जियाओ का बहुत अच्छा दोस्त था। उनको यहाँ पर देखकर वो यंशु से कहने लगा कि तुम्हारी यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे हुई। चूजी नहीं चाहती थी कि यहाँ पर कोई फाइट हो, इसलिए वो यंशु को यहाँ से ले जाना चाहती थी। तो वेंजिन ने उसे डरपोक कहा, बिल्कुल ही अपने डैड की तरह। डैड के बारे में इस तरह की बातें सुनकर चूजी ने उसे थप्पड़ मार दिया कि खबरदार अगर तुमने मेरे डैड के बारे में कुछ कहा तो। वेंजिन को लगा था कि शायद वो भी आराम से पिछली बार की तरह थप्पड़ मार देगा, पर यहाँ यंशु ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहने लगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लोगों को हाथ लगाने की, इवन के उसका हाथ मरोड़ते हुए नीचे गिरा दिया। दूसरी तरफ मिस्टर लीलाय अपनी जान बचाते हुए भाग गया क्योंकि उसे मौका जो मिल गया था, मगर ये दोनों भी उनके पीछे जाने लगे और आखिरकार उन्हें पकड़कर अपने साथ बात करने के लिए बिठा दिया। यंशु उन्हें यकीन दिला रहा था कि आप फिक्र नहीं करें, मैं वादा करता हूँ कि आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। जबकि उनका सवाल चूजी से था कि तुम शेनग्वान फैमिली से होकर भी युन फैमिली की मदद क्यों करना चाहती हो, तो वो बोली कि अपने डैड की खातिर। क्या आप मेरे डैड की डेथ के बारे में कुछ भी नहीं जानते? दूसरी तरफ चुआन और ग्रैंडपा को भी खबर हो चुकी थी कि आखिरकार उन दोनों ने लीलाय को ढूंढ निकाला। तो इधर ये दोनों अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे मिस्टर लीलाय को राजी करने के लिए कि वो शेनग्वान फैमिली के साथ अपनी कोऑपरेशन खत्म करके युन फैमिली में शामिल हो जाए। लेकिन जब वो सीधे से नहीं माना तो उनको ब्लैकमेल करने लगे कि आप अपने मार्केट में प्रोडक्ट्स को बहुत एक्सपेंसिव प्राइस पर सेल कर रहे हैं। किसी ने भी इस बात को अभी तक नोटिस नहीं किया क्योंकि वहाँ पर सब हाई स्टैंडर्ड के लोग रहते हैं, लेकिन अगर हमने इस बात को उछाल दिया तो फिर यकीनन लोग भी इस पर अपना ओपिनियन जरूर देंगे। तो क्या आपको लगता है कि आपका मार्केट फिर भी इतने अच्छे से चल पाएगा? ये बात मिस्टर लीलाय के लिए टेंशन वाली तो जरूर थी, मगर वो फिर भी इन दोनों की बातों में नहीं आता कि मैं शेनग्वान फैमिली के साथ कोऑपरेशन खत्म नहीं कर सकता। अब चूजी और यंशु इशारों में ही बात कर रहे थे कि और क्या कहकर इनको धमकाया जाए, और ऐसा कुछ बचा भी नहीं। आखिरकार मिस्टर लीलाय को एक बार और सोचने के लिए कहकर वहाँ से चले गए कि हमें यकीन है आप एक दफा और जरूर सोचेंगे। नेक्स्ट सीन में मिस चुआन को दिखाया गया जो किसी लड़की से मिलने के लिए आई हुई थी, उसके लिए काफी एक्सपेंसिव गिफ्ट्स लेकर उसे इस बात के लिए राजी करती है कि तुम्हें हमारे घर में आना होगा जियाओ की बेटी चूजी बनकर। इतने सारे कीमती गिफ्ट्स देकर तो वो भी राजी हो गई। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडपा को इस बात की खबर मिलती है कि उसकी पोती चूजी तो कोई और ही है जो कि अब इस घर में वापस आना चाहती है। वो भी जानकर हैरान हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी दो ग्रैंड डॉटर्स कहाँ से आ गई। खैर उन्होंने अपने असिस्टेंट को इस बात को सीक्रेट रखने के लिए कहा कि इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। नेक्स्ट सीन में चूजी को किसी रॉन्ग नंबर से कॉल आती है और उसे बताया गया कि शेनग्वान फैमिली में जियाओ की बेटी चूजी वापस आ गई है। हालांकि हम जानते हैं कि जियाओ की रियल डॉटर तुम ही हो। जो सुनकर चूजी भी हैरान हो गई और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। तो जल्दी ही मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 7th एपिसोड की तरफ। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि चूजी को कॉल करने वाला कोई और नहीं बल्कि वी फांग था, जो उसे कह रहा था कि मैं जानता हूँ असल चूजी तुम ही हो, जबकि शेनग्वान फैमिली में कोई फेक लड़की तुम्हारी ही आइडेंटिटी से रह रही है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। चूजी बोली कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि शेनग्वान फैमिली में कौन रह रहा है, क्योंकि वो सिर्फ सबूत ढूंढना चाहती थी कि उसके डैड के साथ क्या हुआ था। पीछे ही खड़ा यंशु भी इसकी बातें सुन रहा था। इसके हाथ से फोन लेकर वीफांग से कहने लगा कि चाहे इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे इस बात से फर्क जरूर पड़ता है। पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि इतनी रात को तुमने मेरी फियोंसी को कॉल करने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें नहीं लगता कि ये अप्रोप्रिएट? बिल्कुल भी नहीं। वो बोला कि ब्रदर यंशु, मैं तो बस चूजी की हेल्प करना चाह रहा था, जिसकी बात यंशु ने बीच में ही काट दी कि पहले तो मैं तुमसे बहुत सीनियर हूँ और इसके अकॉर्डिंग तुम्हें मुझे ब्रदर नहीं बल्कि अंकल कहना चाहिए। दूसरी बात ये कि तुम्हें मेरी फियोंसी से मिलने का कुछ ज्यादा ही शौक है ना, मैं भी तुमसे मिलना चाहता हूँ। कल तुम अपने डैड को भी अपने साथ जरूर लेकर आना। इधर चूजी को उसकी बातें सुन सुनकर हंसी आ रही थी, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि यंशु जेलस हो गया है, वरना तो वो ऐसा रिएक्ट ही क्यों करता। इवन के कॉल काटने के बाद उसने वीफांग का नंबर भी ब्लॉक कर दिया। चूजी बोली कि आखिर तुम्हें वीफांग से इतना मसला ही क्या है, उसने तुम्हें कहा ही क्या? यंशु कहता है कि ये बाप बेटा तुम्हें जितने सिंपल लग रहे हैं ना, ये इतने सिंपल बिल्कुल भी नहीं, इन्हें मैं अच्छे से जानता हूँ। वैसे क्या कह
रहा था वीफांग तुमसे? चूजी ने बताया कि वो बस मुझसे कल मिलना चाहता है। यंशु बोला कि ठीक है, मैं भी जरा इसे बहुत अच्छे से मिलता हूँ। खैर फिलहाल बहुत देर हो गई है, तुम्हें भी अब सोना चाहिए, जाओ ऊपर जाकर मेरे रूम में सो जाओ। चूजी को अपने रूम में भेजकर उस बेचारे को यहाँ नीचे सोफा पर ही सोना पड़ा। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया, जहाँ वीफांग अपने साथ अपने डैड को भी ले आया था इन दोनों से मिलाने के लिए। यंशु पूछने लगा कि अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या तुम लोग मेरी हेल्प करोगे, क्योंकि ये बात तो पक्की है कि चुआन सारा गेम खुद खेल रही है और आखिर में तुम लोगों को दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल फेंकेगी। चूजी भी कहने लगी कि जैसा कि चुआन ने किसी फेक लड़की को मेरी आइडेंटिटी दे दी, मगर आप लोगों को पता होना चाहिए कि रियल चूजी मैं हूँ और मैं जानती हूँ कि चुआन की इस प्लानिंग के बारे में आपको भी नहीं पता होगा। वीफांग पूछने लगा कि अब तुम्हारा क्या प्लान है, हमें क्या करना चाहिए, मगर उसका डैड बोल पड़ा कि ये सारी तो तुम्हारी मुंह की बातें हैं ना, क्या पता तुम झूठ बोल रही हो। तो इधर यंशु बोला कि ठीक है, इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम लोगों को हमारी बात का यकीन नहीं, हम भी आपको किसी चीज के लिए फोर्स नहीं कर रहे। जिसके बाद वो चूजी को अपने साथ वहाँ से ले गया। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वीफांग का डैड भी चुआन के साथ मिला हुआ था और उसे कहता है कि आज चूजी मुझसे मिलने के लिए आई थी। यून फैमिली तो पूरी तरह से उसकी हेल्प कर रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे सारे राज फाश हो जाएंगे। चुआन बोली कि तुम फिक्र मत करो, चाहे यून फैमिली जितनी मर्जी उसकी मदद कर ले, मगर फिर भी वो कुछ नहीं कर सकते। और जहाँ तक यंशु की बात है, तो वो मेरा प्यार जरूर है, मगर प्यार से कहीं ज्यादा मेरे लिए पैसे इम्पोर्टेंट है। अगर मुझे उसे भी नुकसान पहुँचाना पड़े तो मैं इससे भी पीछे नहीं हटूंगी। जैसा कि हम सबने मिलकर मेरे बड़े भाई जियाओ को अपने रास्ते से हटाया, वैसे ही हम चूजी को भी हटा देंगे और फिर सारे पैसे हमारे हो जाएंगे। क्योंकि आपको पता तो है कि ओल्ड मैन भी ज्यादा देर तक इस दुनिया में नहीं टिकने वाले, जल्दी ही वो भी इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। दोनों ही इस बात को लेकर खुश हो रहे थे कि जल्दी ही ओल्ड मैन की सारी प्रॉपर्टी हमें मिल जाएगी। नेक्स्ट सीन में फेक चूजी को दिखाया जाता है, जो कि सर्वेंट्स के साथ बिल्कुल भी अच्छे से पेश नहीं आ रही थी। उनसे कहती है कि मैं आप सबकी शिकायत अपने ग्रैंडपा से करूंगी ताकि वो आप सबको फायर कर दे। बाय चांस ग्रैंडपा ने भी पीछे ही खड़ी उसकी ये सारी हरकतें देख ली और आगे आते हुए कहते हैं कि क्या हुआ, तुमने इनके साथ इतना शोर क्यों मचा रखा है। जबकि फेक चूजी ग्रैंडपा के पास बैठते हुए कहती है कि ग्रैंडपा, आपने कहा था ना कि आप मुझे कंपनी विजिट कराएंगे, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप मुझे कंपनी का जनरल बना दे। तो ग्रैंडपा उसे समझाते हुए कहते हैं कि जनरल बन जाना इतना आसान काम नहीं होता, कंपनी में हजारों लोग होते हैं, उनको डील करना पड़ता है, क्या तुम ये सब कुछ कर पाओगी। जो सुनकर वो बोली कि अरे हाँ मैं जानती हूँ, मैं तो बस आपके साथ मजाक कर रही थी, और वैसे भी जनरल की सीट तो सिर्फ मेरी आंटी की ही हो सकती है। ग्रैंडपा ने हैरानी से सवाल किया कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि जनरल की सीट सिर्फ तुम्हारी आंटी की ही हो सकती है, यानी कि चुआन की। फेक चूजी कहने लगी कि मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो आंटी मुझसे बहुत अच्छे से पेश आया करती थी, अब डैड नहीं रहे तो फिर ये सीट उनको ही मिलनी चाहिए। इस पर ग्रैंडपा स्माइल करते हुए बोले कि तुम बोलने में तो काफी अच्छी हो, लेकिन कोशिश करो सर्वेंट से अच्छे पेश आने की, क्योंकि वो हमारे साथ काफी टाइम से है, बिल्कुल ही हमारी फैमिली की तरह। आफ्टर दैट उन्होंने अपने असिस्टेंट से कहा कि चूजी को ले जाकर कंपनी का विजिट करवाओ। उन दोनों के जाने के बाद ग्रैंडपा काफी गहरी सोच में लग रहे थे। दूसरी तरफ चूजी बगैर बताए घर से गायब थी, उसका फोन भी नहीं मिल रहा। लाओ भाई ने काफी कोशिश की, यंशु को उसकी फिक्र हो रही थी। लाओ भाई से पूछने लगा कि उसने जाते हुए तुमसे क्या कहा था, जिस पर वो बोला कि वो तो इतना ही कह रही थी कि वो किसी क्लाइंट से मिलने जा रही है। यंशु बोला कि यकीनन वो उस लीलाई से मिलने के लिए गई होगी, लेकिन उस पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। तुम उसे कॉल करते रहो, मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में चूजी को दिखाया जाता है, यंशु का शक ठीक था, वो मिस्टर लीलाई से ही मिलने के लिए आई थी, लेकिन हम देखते हैं कि मिस्टर लीलाई का फैसला चूजी के हक में ही था। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ और मैंने शेनगुआन फैमिली से अपने शेयर्स भी ले लिए। तुम्हारा प्लान भी मुझे काफी अच्छा लगा, मैं इस पर तुम्हारे साथ काम जरूर करूंगा। जिस पर चूजी ने उसका शुक्रिया अदा किया। मिस्टर लीलाई के जाने के बाद हम देखते हैं कि दूर ही खड़े दो लड़के उस पर नजर रख रहे थे और आपस में कुछ बात करते हैं। फिर जब चूजी वहाँ से जाने लगी तो वो दोनों लड़के भी उसका पीछा करने लगे, जिससे तो साफ यही जाहिर हो रहा था कि वो लोग इसे कोई नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। वही फाइनली लाओबाई की कॉल लग जाती है, जो पूछने लगा कि भाभी आप कहाँ पर हो, यंशु आपके बारे में इतना परेशान थे, वो कब से आपको ढूंढ रहे हैं। चूजी बोली कि परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उसे भी घर वापस बुला लो क्योंकि मैं घर ही आ रही हूँ। जहाँ वो लाओबाई से कॉल पर बात कर रही थी, वही यंशु ने उन दोनों लड़कों को घेर लिया था, जो कि चुपके से चूजी का पीछा कर रहे थे। खामोशी से उन दोनों को साइड पर ले जाकर उन दोनों का काम निपटा देता है। इधर चूजी को ऐसा फील तो हुआ कि जैसे पीछे कुछ न कुछ हुआ है, मगर उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया।
जिसे वो अपना वहम समझकर वहाँ से चली गई। इधर यंशु भी इन दोनों को टिकाने लगाने के बाद घर की तरफ निकल पड़ा। नेक्स्ट सीन में यंशु घर बैठकर चूजी का वेट कर रहा था। उसे फेस पर काफी इंजरीज भी आई थी। दूसरी तरफ जब चूजी वहाँ पर पहुंची और उसने डोर पर नॉक किया तो ये अपना मुंह छुपा लेता है ताकि वो इसकी इंजरीज ना देख पाए। कहने लगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, अपने रूम में जाओ, मैं सोने लगा हूँ। वो भी इसे ऐसे मुंह छुपाते हुए देखकर पूछने लगी, मगर तुम मुझसे अपना मुंह क्यों छुपा रहे हो, क्या तुम मुझसे कुछ छुपाना चाहते हो? इधर मेरी तरफ देखो। यंशु बेचारे ने तो बहुत कोशिश की कि चूजी उसे ना देख पाए, मगर आखिरकार चूजी उसे देख ही लेती है। कहने लगी कि अच्छा तो तुम इसलिए मुझसे अपना मुंह छुपा रहे थे। वो बोला कि कुछ नहीं, बस छोटी सी इंजरीज है, ठीक हो जाएगी। मगर चूजी भी समझ चुकी थी कि उसे ये इंजरीज किस तरह से आई। ये जानने के बाद उसकी आंखों से आंसू आने लगे थे। वो अपना मुंह भी दूसरी तरफ कर लेती है ताकि यंशु भी उसे ना देख पाए। जबकि यंशु उसे ऐसे खामोश देखकर उसका फेस खुद की तरफ करते हुए कहता है कि तुम रो क्यों रही हो? देखो ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। आई स्वेयर मैं तुम्हें किसी बात का दोष नहीं दे रहा, तुम रोना तो बंद करो। देखो मैं बिल्कुल ठीक ठाक तुम्हारे सामने बैठा हूँ। जबकि चूजी को पुरानी वो सारी बातें याद आती है जब जब यंशु ने उसे प्रोटेक्ट किया। उसे लग रहा था कि शायद मैं ही यंशु के लिए मुसीबत बनी हुई हूँ, मेरी वजह से उसे इतनी चोटें खानी पड़ रही है, मगर फिर भी उसने कभी मुझे दोष नहीं दिया। ये सारी बातें रिकॉल करने के बाद प्रेजेंट में कुछ भी सोचे समझे बगैर चूजी ने यंशु को किस कर दिया, क्योंकि वो भी उसे प्यार करने लगी थी। सेम फीलिंग्स यंशु के दिल में भी है, मगर वो कह नहीं पा रहा था। चूजी बोली कि मैं आपके लिए मेडिसिन लेकर आती हूँ, जबकि यंशु ने उसका हाथ पकड़कर उसे वहीं पर रोक दिया, बल्कि उसे बैक किस करने लगा, क्योंकि अदले का बदला तो बनता है। इसी रोमांटिक से सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। जल्द मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ, तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 8th एपिसोड की तरफ। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि चुआन फेक चूजी को समझा रही थी कि ओल्ड मैन तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं। जब वो तुमसे बात करेंगे तो तुम इसी लड़के को शादी के लिए चूज करना। पिक्चर देखकर वो बोली कि इसे ही क्यों, ये तो बहुत अगली है, मगर ये प्लान का हिस्सा था। अब वो पूछने लगी कि हम आगे क्या करने वाले हैं, तो चुआन बोली कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, अब तुम जाओ यहाँ से। असिस्टेंट मैंग भी वहीं पर खड़ा था। फेक चूजी के जाने के बाद वो चुआन से कहने लगा कि हमें जल्द से जल्द कोई एक्शन लेना होगा। आपको पता है ना कि हमारी कंपनी के स्टॉक्स वैसे ही बहुत नीचे गिर चुके हैं। वो बोली कि तुम फिक्र नहीं करो, जिस दिन का हम इंतजार कर रहे थे वो अब बहुत करीब आ चुका, जिसके लिए हमने जियाओ को भी मार डाला था। यानी कि असिस्टेंट मैंग भी उसके साथ मिला हुआ था। वो भी सिर्फ शेनग्वान फैमिली के पैसे चाहता है। अभी हम देखते हैं कि फेक चूजी अपना बैग वहीं पर छोड़ गई थी, जिसमें के रिकॉर्डर पड़ा हुआ था और इन दोनों की बातें रिकॉर्ड की जा रही थी। साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब फेक चूजी मिस्टर जियाओ का रूम खाली करवाना चाहती थी, उनकी सभी चीजें वहाँ से फेंकवाना चाहती थी, लेकिन तब तक वहाँ पर चूजी पहुँच चुकी थी अपना रूप बदलकर, जो इसे कहती है कि अगर इन चीजों को तुमने हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि मैं ही असल चूजी हूँ। चुआन सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है, वो भी खुद के लिए, और जब उसका मकसद पूरा हो जाए तो वो तुम्हें यहाँ से निकाल बाहर करेगी। इसलिए बेहतर होगा कि तुम मुझसे हाथ मिला लो। ये रिमोट कंट्रोल रिकॉर्डर है, इसको एक लेदर में बंद करके अपने पर्स में रख लो और फिर मुझे उन लोगों की रिकॉर्डिंग सेंड कर देना। मैं इसके बदले तुम्हें एक बहुत बड़ी अमाउंट दूंगी। असिस्टेंट मैंग और चुआन आपस में बातें कर रहे थे कि जिस तरह हमने अपने फायदे के लिए जियाओ को हमारे रास्ते से निकाल बाहर किया, उसी तरह हम चूजी का भी यही हाल करेंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो सारी रिकॉर्डिंग यंशु और चूजी ने सुन ली थी, जिसके बाद चूजी कहने लगी कि इन दोनों के बातों से ऐसा लग रहा था जैसे मेरे डैड की डेथ में इन दोनों का हाथ है। यंशु बोला कि हमें एक्शन लेने के लिए इतनी भी जल्दी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इसमें किसी तीसरे का हाथ हो, जैसे कि मिस्टर तोंगजी। चूजी को भी ऐसा ही लग रहा था कि कोई तीसरा तो जरूर शामिल है, मगर मिस्टर तोंगजी कैसे हो सकता है? उन्होंने तो मुझे खुद बताया कि जब मेरे डैड को सेलिब्रेशन पार्टी से रूम में ले जाया गया तब तो वो बिल्कुल ठीक थे। तभी उन्हें कंपनी देने के लिए कोई लड़की आई थी और यही बात मीडिया रिपोर्टर्स को पता चली। वैसे उस पार्टी में बाकी सब तो मौजूद थे, मगर आप कहाँ पर थे? क्या मैं ये बात जान सकती हूँ? इससे पहले कि यंशु से बता पाता, एंड टाइम पर लव भाई ने आकर बताया कि अंकल वापस आ गए हैं और वो आपको नीचे बुला रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डैड काफी ड्रंक थे। उनको देखने के चक्कर में यंशु कुछ भी नहीं बता पाता, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो कुछ न कुछ जरूर जानता है। नीचे आकर जब वो डैड से पूछने लगे कि आपको इतनी ड्रिंक करने की जरूरत क्या थी, तो वो बोले कि आज मेरे लिए खुशी का दिन था तो मैं ड्रिंक क्यों ना करता। शेनग्वान फैमिली के बहुत सारे शेयर होल्डर्स हमारे पास आ गए हैं। यंशु बोला कि ऐसा ही जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। आफ्टर दैट अंकल चूजी से पूछने लगे कि पहले तुम मुझे
ये बताओ कि ये सब कुछ तुमने किया कैसे। जिस पर वो बोली कि अंकल मुझे माफ कर दे, असल में मैंने आपसे अभी तक एक झूठ बोला है। फिर खड़े होकर अपनी आइडेंटिटी बताई कि मैं शेनगुआन फैमिली से जियाओ की बेटी चूजी हूँ। डैड को अचानक से ये सुनकर एक झटका लगा कि शेनगुआन फैमिली की लड़की आखिर इनकी मदद क्यों कर रही है। नेक्स्ट सीन शेनगुआन फैमिली का दिखाया गया, जहाँ कंपनी से कुछ एम्प्लॉयज आए थे और असिस्टेंट मैंग को बता रहे थे कि कंपनी की हालत बद से बदतर होती जा रही है। जो थोड़े बहुत शेयर होल्डर्स बचे थे वो भी जाने का सोच रहे हैं, क्योंकि वो हमें छोड़कर यन ग्रुप को सपोर्ट करना चाह रहे हैं। जब असिस्टेंट मैंग ने पूछा कि यंशु इतना कैपेबल कब से हो गया, तो वो बोले कि ये यंशु ने नहीं बल्कि किसी लेडी ने किया। ये सुनकर वो समझ गया कि ये सब कुछ चूजी ने किया होगा। साथ ही कड़ी फेक चूजी कहने लगी कि इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात, मेरी आंटी है ना, वो ये सब कुछ संभाल लेगी। असिस्टेंट मैंग ने उन एम्प्लॉयज को जाकर चूजी के प्रॉपर्टी पेपर्स तैयार करवाने के लिए कहे कि उसकी शादी के साथ उसकी प्रॉपर्टी भी उसे दे दी जाएगी। जबकि फेक चूजी तो इस शादी से बचना चाहती थी, कहने लगी कि नहीं नहीं, मुझे शादी की इतनी भी कोई जल्दी नहीं है। तब तक वहाँ पर ग्रैंडपा भी पहुँच जाए, जो कहने लगे कि इस फैमिली में रहने वाले हर शख्स को शेनगुआन फैमिली के बेटरमेंट के लिए स्टेप उठाना पड़ेगा और उसमें तुम भी एक हो, समझ गई हो ना। तो वो नजरें झुकाते हुए बोली कि जी हाँ मैं समझ गई हूँ। जिसके बाद ग्रैंडपा उसे अपने साथ कंपनी में ले गए और ये दोनों यहाँ पर अकेले बचे। जुआन कहने लगी कि सब कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है, जैसा कि हमारे बॉस ने सोचा था। अब तो रियल चूजी भी आकर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यानी कि चूजी और यंशु का शक ठीक था, इन लोगों को कंट्रोल करने वाला कोई और भी है। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट मैंग उन सब शेयर होल्डर्स की डिटेल ग्रैंडपा को बता रहे थे, जो कि शेनगुआन ग्रुप को छोड़कर यन ग्रुप में चले गए हैं। ये बात ग्रैंडपा के लिए भी बहुत हैरानी की थी कि यंशु इतना कैपेबल कब से हो गया कि उसने हमारे सारे शेयर होल्डर्स को हमसे छीन लिया। और असिस्टेंट मैंग बोला कि यंशु अकेले में कभी भी ये ना कर पाता, इसमें सबसे बड़ा हाथ डिंग डोंग का है। ग्रैंडपा को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फेक चूजी ग्रैंडपा के पास बैठकर उन्हें बता रही थी कि मैं चूजी नहीं हूं, जो आपके घर में पहले एज अ सर्वेंट काम करती थी वही आपकी रियल डॉटर है। ग्रैंडपा भी हैरान होकर पूछने लगे कि अगर तुम रियल चूजी नहीं हो तो फिर तुम यहाँ पर कैसे, और तुम ये सब कुछ मुझे क्यों बता रही हो। जिसपे उसने सब कुछ खुलकर बताया कि ये सब कुछ मुझे चुआन ने करने के लिए कहा, वो बहुत खतरनाक औरत है, उसी ने ही मुझे आपको ये खाना खिलाने के लिए कहा और मैं जानती हूँ कि इसमें जहर मिला होगा। आप प्लीज इस खाने को मत खाना। मैंने और चूजी ने एक दूसरे से हाथ मिला लिया है और हम जल्दी ही चुआन को बेनकाब कर देंगे। उसने तो सब कुछ सच सच बता दिया, लेकिन बदकिस्मती से चुआन और असिस्टेंट मैंग ने ये सारी बातें सुन ली थी। जो आगे आते हुए कहते हैं कि ओल्ड मैन, तो फाइनली तुम्हें सब कुछ पता चल ही गया। ग्रैंडपा पूछने लगी कि आखिर ये सब कुछ तुमने क्यों किया, तुम चाहती क्या हो। तो चुआन बोली कि मुझे इस प्रॉपर्टी से बढ़कर और चाहिए क्या हो सकता है। अब आप मजीद शेनगुआन फैमिली और शेनगुआन ग्रुप को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि सब कुछ अब मेरे हाथों में आ चुका है। असिस्टेंट मैंग भी यही कह रहा था कि जल्दी से इन प्रॉपर्टी पेपर्स पर साइन करके सब कुछ मिस चुआन के नाम कर दे, क्योंकि अब वही कंपनी को संभाल सकती है। चुआन बोली कि इसके लिए मुझे इतनी बड़ी प्लानिंग करनी पड़ी, चूजी को भी यन फैमिली भेजना पड़ा। इधर ग्रैंडपा बोले कि अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि ये सारी प्लानिंग तुम्हारी थी। ऐसा लगता है कि ग्रैंडपा को पहले से ही पता था कि उनकी रियल ग्रैंड डॉटर कौन है, मगर उसकी सेफ्टी के लिए उन्होंने उसे जाने दिया। खैर असिस्टेंट मैंग उन्हें इन प्रॉपर्टी पर साइन करने के लिए मजबूर करता है कि अगर आप सही सलामत इस जगह से बाहर निकलना चाहते हो तो इस पर साइन कर दो, वरना तो फिर तुम्हारा भी वही हाल होगा जो हमने मिलकर तुम्हारे बेटे जियाओ का किया था। यानी कि ग्रैंडपा के पास अब और कोई भी रास्ता नहीं बचा। नेक्स्ट सीन में चूजी को मिस्टर तोंगजी के साथ दिखाया जाता है, जो इसे कह रहे थे कि इस बार मैं तुम्हारा साथ दूंगा, क्योंकि चुआन ने हमें कोई भी फायदा नहीं पहुंचाया। असल में वो डबल रोल प्ले कर रहे हैं, वहाँ चुआन से हाथ मिलाया हुआ है और यहाँ चूजी के साथ भी मिलने की कोशिश कर रहे थे। चूजी बोली कि अब फाइनली हम दोनों पार्टनर्स बन ही चुके हैं, तो आप मुझे ये भी बता दे कि उस रात मेरे डैड के साथ क्या हुआ था, क्योंकि मैं पूरी सच्चाई जानना चाहती हूँ। मिस्टर तोंगजी बताने लगे कि ये राज मेरे दिल में सालों से छुपा हुआ था, और अगर तुम भी इस राज को जानना चाहती हो तो तुम्हें खुद को स्ट्रॉन्ग करना होगा। ये बात चूजी को कुछ समझ नहीं आई। साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहां सभी एक सेलिब्रेटिंग पार्टी में बैठे हुए थे। मिस्टर जियाओ, उनकी वाइफ तोंगजी और यंशु भी साथ था। यही सवाल जब चूजी ने यंशु से किया था कि आप उस रात कहाँ थे, तो वो कोई भी जवाब नहीं दे पाया, यानी कि वो कुछ न कुछ छुपा रहा है। आज ये पार्टी शेनगुआन फैमिली के सक्सेस के लिए थी।
थी जिसमें यंशु मिस्टर जियाओ को कांग्रेचुलेशंस कर रहा था। मिस्टर तोंगजी भी साथ में बैठे हुए थे, लेकिन थोड़ी ही ड्रिंक करने के बाद मिस्टर जियाओ कुछ बेटर फील नहीं कर रहे थे, तो उनकी वाइफ यंशु से कहने लगी कि आप इनको रूम में ले जाए ताकि ये थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर ले। चाहे वो नहीं जाना चाह रहे थे कि यहाँ पर काफी सारे मेहमान हैं, अब मैं पार्टी छोड़कर चला जाऊंगा तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी यंशु उनको उठाते हुए अपने साथ रूम में ले जाने लगे। यहाँ चूसी पूछने लगी, पर उनको रूम में कौन लेकर गया था, आप मुझे ये तो बताओ। मिस्टर तोंगजी ने भी बता दिया कि तुम्हारे डैड को रूम में ले जाने वाला कोई और नहीं बल्कि यंशु था, जो सुनकर वो हैरान हो जाती है क्योंकि यंशु ने उसे इतना बड़ा सच छुपाया। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 9th एपिसोड की तरफ। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं जहां चूजी घर वापस लौट आई थी और यंशु भी बैठा उसका वेट कर रहा था, लेकिन उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसे भी पता चल चुका कि चूजी को पास्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। चूजी बोली कि क्या तुम मुझसे पूछोगी नहीं कि मिस्टर तोंगजी ने मुझे क्या बताया, जिस पर वो कहने लगा कि अगर तुम ना भी बताओ तब भी मैं जानता हूँ कि तुम्हें सारा गुस्सा मुझ पर है, प्लीज मुझे माफ कर दो। जो सुनकर चूजी को गुस्सा आ गया कि क्या सिर्फ सॉरी कह देने से सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम मेरे सामने ऐसे दिखा रहे हो जैसे तुम मेरे डैड की हेल्प कर रहे थे, जबकि उस होटल में सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग भी तुमने ही डिलीट करवाई क्योंकि उस होटल के शेयर होल्डर सिर्फ तुम ही थे। आखिर तुमने मेरे डैड को फंसाने की कोशिश क्यों की? उनके रूम में तुमने किसी लड़की को भेज दिया था, वहाँ कैमरास लगवाए और फिर रिपोर्टर को भेज दिया ताकि उन पर गलत इल्जाम लगा सको। यंशु के पास एक्सप्लेनेशन देने के लिए कुछ नहीं था। वो कहने लगा कि अगर मैं ये कहूँ कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया तो क्या तुम मेरा यकीन कर लोगी? चूजी उसे एक्सप्लेनेशन का मौका देती है कि ठीक है, तुम ही मुझे बताओ कि क्या हुआ था। तो यंशु बोला कि मैं जो कहना चाहता था वो मैंने कह दिया, इसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं कहना। मैंने कॉरिडोर से सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग जरूर डिलीट करवाई थी, मगर वो भी सिर्फ तुम्हारे डैड की खातिर, और जहाँ तक उस लड़की की बात है तो मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। जबकि चूजी उसकी बात का यकीन क्यों करती, कहने लगी कि झूठ बोल रहे हो तुम, यन फैमिली सिर्फ मेरा यूज करना चाहती थी ताकि वो शेनग्वान फैमिली को बीट कर सके। जिस पर यंशु बहुत कॉन्फिडेंस के साथ उसे देखते हुए कहता है कि मेरी आंखों में देखो, क्या तुम्हें लगता है कि यंशु तुम्हारा यूज करेगा? चूजी उसकी आंखों में तो देखने लगी, वो उस पर यकीन भी करना चाहती थी, मगर फिलहाल तो उसका खुद पर से भी भरोसा उठ चुका था। उसे पुश करते हुए वहाँ से चली गई। फिर रूम में जाकर उसने अपनी पैकिंग करना स्टार्ट कर दी। यंशु भी उसके पीछे आकर उसे रोकने लगा कि ये तुम क्या कर रही हो, प्लीज मेरी बात तो सुनो, काम डाउन हो जाओ। चूजी कहती है कि कैसे काम डाउन हो जाऊं, तुम ही वो इंसान हो जिस पर मैंने भरोसा किया, तुमने ही मुझसे झूठ बोला और चाहते हो कि मैं अभी भी तुम पर यकीन करूं। फिलहाल अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए यंशु के पास कहने को कुछ भी नहीं था। वो उसे हक करते हुए कहता है कि प्लीज मेरी एक्सप्लेनेशन तो सुनो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। लेकिन अब ठीक करने का क्या फायदा, झूठ तो वो बोल ही चुका था। चूसी उसे चक्की काट कर खुद को छुड़वा देती है। कहने लगी कि आज के बाद तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं, ना ही तुम मुझे कांटेक्ट करना और ना ही मुझे ढूंढने की कोशिश करना। जो कहने के बाद वो अपना बैग लेकर चली गई। बाहर आकर वो काफी ज्यादा सैड होती है क्योंकि अब उसके पास रहने के लिए भी कोई जगह नहीं थी। लेकिन दूसरी तरफ ही हम देखते हैं कि वी फांग उसे चोरी छुपे देख रहा था, जो इस बात से काफी ज्यादा खुश लग रहा था। चूजी के पास आते हुए उसे कहता है कि मैंने तुम्हारी और यंशु की सारी बातें सुन ली। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में परेशान हो रहा था। अब तुम यंशु के घर तो नहीं रह सकती, तो मेरे साथ चलो। जो कहकर वो उसे टच करने की कोशिश करता है। चूजी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने इसे खुद से दूर रहने के लिए कहा और वही फांग बोला कि यंशु तुम्हें इस तरह से ट्रीट कर रहा है और तुम अभी भी उसे चांस देना चाहती हो। चूसी बोली कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, मैं किसी से भी डिस्कस नहीं करना चाहती, और जहाँ तक रहने की बात है तो मैं अपनी मॉम को लेकर यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी। जबकि वी फांग का मकसद तो कुछ और था। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। उसका हाथ पकड़कर कहने लगा कि तुम मुझे भी नहीं देखना चाहती हो, मैं बता रहा हूँ कि तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकती। जिस लहजे में वो कह रहा था चूसी को कुछ समझ नहीं आती। पूछने लगी कि तुम कहना क्या चाहते हो? तो वो बोला कि अभी के अभी मेरे साथ चलो अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी मॉम को कुछ भी ना हो। जिस पर चूजी उसके इरादे समझ गई और पूछने लगी कि तुमने मेरी मॉम के साथ क्या किया? यानी कि वी फांग भी चुआन के प्लान का हिस्सा होता है। उसे हक करते हुए कहने लगा कि फिलहाल तो मैंने तुम्हारी मॉम के साथ कुछ भी नहीं किया, लेकिन अगर तुम यहाँ से चली गई तो हो सकता है कि मैं कुछ ना कुछ जरूर करूँ। अब चूजी भी और क्या करती, मॉम की खातिर मजबूरन ही उसे वी फांग के साथ जाना पड़ा। नेक्स्ट सीन में यंशु मुंह लटका कर बैठा हुआ था। तभी लाओ भाई और डैड भी पहुँच
आए जो इसे ऐसे देखकर सोच रहे थे कि आखिर इसे क्या हुआ। लव भाई पूछने लगा कि कहीं इसका ब्रेकअप तो नहीं हो गया। डैड बोले कि लग तो ऐसा ही रहा है, वरना तो इसने ये मरा हुआ मुंह क्यों पकड़ा होता। आखिरकार यंशु भी इन लोगों से तंग होकर बोल पड़ा कि आप दोनों को कोई और काम नहीं है जो हमेशा मुझे ही चिढ़ाने के लिए आ जाते हो। मैं कोई जू में बैठा हुआ मंकी लग रहा हूँ। डैड कहने लगे कि लग तो ऐसा ही रहा है, तुम्हें जरूरत क्या थी मेरी बहू के साथ लड़ने की, मुझे नहीं पता, कुछ भी करके उसे वापस लेकर आओ। लाओ भाई को भी अपनी भाभी वापस से घर में चाहिए थी, जबकि यंशु बेचारा सोच रहा था कि मैं उसे वापस कैसे लेकर आऊँ। वो किसी गहरी सोच में था। डैड से पूछता है कि शेनग्वान फैमिली के साथ तो हम काफी टाइम से कोऑपरेशन कर रहे हैं ना, और वोंग फैमिली ने भी हमेशा सिर्फ उन्हीं के लिए काम किया, क्या आप उनके बारे में कुछ जानते हैं? वोंग फैमिली के बारे में डैड को कुछ ज्यादा पता तो नहीं था। लाओ भाई बोला कि ग्रैंडपा की नजर में तो वो लोग हमेशा ही बहुत अच्छे रहे। यहाँ यंशु कुछ और सोच रहा था, जबकि डैड कहने लगे कि आप बात को मत बदलो, मुझे नहीं पता, मेरी बहू को किसी भी तरह करके वापस लाओ। वो बोला कि मैं यही तो सोच रहा हूँ। अचानक से यंशु को याद आया कि जियाओ की डेथ से पहले मिस्टर तोंगजी घुटने टेककर ग्रैंडपा से किसी चीज की भीख मांग रहा था। साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया जब यंशु मिस्टर जियाओ को रूम में लेकर जाना चाह रहा था, मगर वो कॉरिडोर में ही बैठ गया कि मुझे नहीं जाना। तब तक वहाँ मिस्टर तोंगजी पहुँच आया, जो यंशु से बोला कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। उसे साइड पर ले जाकर बातों में लगा दिया और यहाँ कोई लड़की मिस्टर जियाओ को अपने साथ ले गई, यानी कि ये सारा मिस्टर तोंगजी के प्लान का हिस्सा था। प्रेजेंट में यंशु कह रहा था कि कुछ न कुछ तो ऐसा जरूर है जो कि मेरी नजरों से छुपा हुआ है। मिस्टर तोंगजी ने शेनग्वान फैमिली के लिए इतने सालों काम किया, इतने मसले होने के बावजूद भी उसने गिव अप नहीं किया, ऐसा कैसे हो सकता है? और जियाओ ने ये जो मुझे रिकॉर्डर पकड़ाया था, इसमें चाहे सारी पिक्चर्स डैमेज है, लेकिन मैं फिर भी मिस्टर तोंगजी के पिक्चर को पहचान पा रहा हूँ। इधर डैड बोले कि अगर तुम इन पिक्चर्स को अच्छे से देखना चाहते हो तो लाओ जरा, मैं इनको स्कैन करने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट सीन में मिस्टर तोंगजी चौहान से कह रहा था कि आखिरकार वो दिन आ ही गया है जिसका हम बरसों से इंतजार कर रहे थे। वो बोली कि हाँ बिल्कुल, अब वो दोनों कहाँ रह गए हैं, अभी तक आए क्यों नहीं? तब तक वीफांग भी चूजी को ले आया था और इनसे कहने लगा कि मैं आपके मेन कैरेक्टर को ले आया हूँ। चूजी इन लोगों को यहाँ पर देखकर अपने ग्रैंडपा के बारे में पूछती है कि वो कहाँ है। वीफांग ने उनके बारे में तो कुछ नहीं बताया, मगर वो कहता है कि इस फैमिली का कंट्रोल अब मिस चुआन के हाथ में है और तुम्हारे पास भी सिर्फ दो ही रास्ते हैं। पहला तो ये कि मुझसे शादी करके चुआन की हेल्प करो, और दूसरा ये कि अगर तुम इसकी हेल्प नहीं करती तो फिर तुम्हें भी अपने डैड की तरह इस दुनिया से जाना होगा। चूजी ने शादी के लिए साफ साफ इनकार कर दिया। दूसरी तरफ से चुआन उसे सोशल मीडिया पर दिखाते हुए कहती है कि शेनग्वान ग्रुप में अब कुछ भी नहीं बचा, वो बुरी तरह से डूब रहा है और डैड ने मेरे नाम कोई भी शेयर नहीं किया। तो अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे ग्रैंडपा और तुम्हारी मॉम सलामत रहे तो तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। यानी कि सब कुछ चूजी के नाम था और वो लोग इसे यूज करना चाहते हैं। इधर मिस्टर तोंगजी भी बोल पड़े कि हाँ बहू, खाओ पियो ऐश करो, तुम्हें और चाहिए ही क्या है? वो बोली कि मैं अपनी मॉम को देखना चाहती हूँ। चुआन कहने लगी कि ठीक है, मैं कल सुबह तुम्हें तुम्हारी मॉम से मिलवा दूंगी। जिसके बाद वीफांग चूजी को उसके रूम में ले जाने लगा था, जबकि वो इसे टच करने भी नहीं देती क्योंकि उसे वीफांग पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। नेक्स्ट सीन में यंशु और उसके डैड को दिखाया गया, जो डैमेज पिक्चर्स को रिपेयर करने की कोशिश करते हैं और वो इस कोशिश में कामयाब भी हो गए, जो देखकर यंशु अपने डैड को अप्रिशिएट करता है कि वाओ डैड, ये आपने कहाँ से सीखा? वो बोले कि साइंस में तो मैं हमेशा ही टॉप का स्टूडेंट रहा हूँ, तुम्हारी मॉम को भी तो इसलिए ही मुझसे प्यार हुआ था। इसके बाद अगली सुबह का सीन दिखाया गया, जहाँ चुआन चूजी को उसकी मॉम से मिलाने के लिए लेकर आई थी और वो अपनी मॉम से पूछने लगी कि आप ठीक तो है ना, इन लोगों ने आपको कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाया? चुआन कहती है कि अभी तक तो हमने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन अगर तुमने चालाकी दिखाने की कोशिश की तो हम जरूर करेंगे। चूजी अपनी सारी जायदाद चुआन के नाम करने के लिए तैयार हो गई थी, मगर उसकी एक शर्त होती है कि मैं अपनी मॉम को यहाँ से ले जाऊंगी और तुम में से कोई भी मुझे फॉलो नहीं करेगा। जबकि चुआन बोली कि नहीं, तुम्हें वीफांग से शादी करके मेरी बहू बनना होगा, जिसके बाद तुम मुझे मॉम कहकर बुला सकती हो। जो सुनकर चूजी हैरान हो गई, पूछने लगी कि क्या वीफांग आपका बेटा है? क्या आप मैंग के साथ रिलेशनशिप में नहीं? तो वो बोली कि मैंग को तो मैं सिर्फ एक खिलौने की तरह यूज कर रही थी। खैर, इसके अलावा मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाली, बस इतना जान लो कि तुम्हें वीफांग से शादी करनी ही होगी। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडपा को दिखाया गया, जिन्हें एक रूम में बंद कर दिया गया होता है। सर्वेंट्स भी उनके साथ अच्छे से नहीं पेश आ रहे। वो कहते हैं कि नहीं खाना तो मत खाओ, शुक्र करो मिस्टर वीफांग का जो तुम्हें खाने को भी दे रहे हैं, वरना तो अब तक तुम मर चुके होते। तब तक वहाँ वीफांग भी पहुँच आया, जिसे ग्रैंडपा पर हंसी आ रही थी। एक कल तक जो हमें अपने इशारों पर नचाता था, आज मेड्स भी उनके साथ इतना बुरा सलूक कर रहे हैं, देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। वैसे मजे की बात बताऊं, कल तुम्हारी ग्रैंड डॉटर चूजी और मेरी एंगेजमेंट होने वाली है। यकीनन ये जानकर आपको खुशी तो बिल्कुल भी नहीं हुई होगी। ग्रैंडपा बोले कि आखिर
आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन शेनगुआन फैमिली को बख्श दो। वीफांग हंसते हुए बोला कि तुम इस काबिल भी बचे हो कि हमें कुछ दे पाओ, ऑलरेडी ही सब कुछ हमारे पास आ चुका। और जहाँ तक बख्शने की बात है, तो जब मेरे डैड आपसे गिड़गिड़ा कर कह रहे थे कि उन्हें उनकी पोजीशन से मत हटाओ, तो क्या आपने उनकी बात मानी थी? अगर तो तुम्हारा बेटा जियाओ जिंदा होता तो मुझे यकीन है कि तुम मेरे डैड को कभी भी वो पोजीशन ना देते जो तुमने मजबूरी में उनको दिया। खैर, इन बातों को दोहराने का वैसे भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि इस बार ऊपर वाले ने हमें मौका दिया है शेनगुआन फैमिली से अपना बदला लेने का। जो कहने के बाद वीफांग वहाँ से चला गया और ग्रैंडपा यहाँ पे बस होकर लेटे हुए थे। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के लास्ट एपिसोड की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सोच क्या रहे हो यार, कर दो ना, ताकि आने वाली न्यू और मजेदार सी सीरीज आप लोगों को टाइमली मिल सके। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जहां वीफांग एक बार में बैठा हुआ ड्रिंक कर रहा था कि तभी गुस्से में यंशु भी पहुंच आया और उसका गिरबान पकड़ते हुए पूछने लगा कि चूजी कहाँ पर है। वो स्माइल देते हुए कहता है कि सब्र रखो, इतनी भी क्या जल्दी है। हाँ, एक बात तो मैं तुम्हें बताना भूल ही गया कि कल मेरी चूजी के साथ शादी होने वाली है। यकीनन तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा। फिलहाल तुम जो कुछ भी करोगे उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली मेरे और चूजी के रिलेशनशिप पर पड़ेगा, इसलिए बेहतर होगा कि तुम हौसला रखो। और अभी बड़ा शौक मिलना तो तुम्हें बाकी है। यंशु बोला कि तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें चूजी को नुकसान पहुँचाने नहीं दूंगा। वीफांग को इस वक्त वो मजबूर लग रहा था। उसे अपनी चेयर पर बिठाते हुए बोला कि अगर तुम चाहते हो कि मैं उसे कोई नुकसान ना पहुँचाऊँ तो फिलहाल मेरा दिमाग खराब मत करो। यंशु भी उसे स्माइल करते हुए पूछने लगा कि तुम्हारे इतने पसीने क्यों छूट रहे हैं, और वैसे भी तुम्हारे और भी काफी सारे हेल्पर्स हैं। इसके जवाब में उसने कुछ भी नहीं कहा और वहाँ से चला गया। इधर यंशु कहने लगा कि ये छोटा सा पैकेट खुद को कुछ ज्यादा ही बड़ा धमाका नहीं समझ रहा, लेकिन बेटा तुम्हारे साथ मैं करता क्या हूँ, बस तुम देखते जाओ। और वेटर ड्रिंक सर्व करो। वेटर बेचारा लव बॉय बना हुआ था जो ड्रिंक सर्व करते हुए बोला कि यार सारा दिन में वेटर बन कर बहुत थक चुका हूँ। जबकि यंशु के दिमाग में बड़ी प्लानिंग चल रही थी। कहने लगा कि तुम पता लगाओ कि विनार यानी कि चूजी की मॉम और वांग फैमिली के बीच में क्या रिलेशनशिप है। चुआन के खिलाफ तो हमें सारे क्रिमिनल एविडेंस मिल चुके हैं, अब बारी है वांग फैमिली की। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया जहां यंशु अच्छे से रेडी होकर उस प्लान पर वर्क करने के लिए पहुंच आया। यहाँ कहानी में भी एक नया ट्विस्ट आता है कि चूजी की मॉम जो कि डिप्रेस्ड होने की एक्टिंग कर रही थी वो बिल्कुल ठीक ठाक है और यहाँ क्लाइंट्स को अपना प्रोजेक्ट दिखा रही होती है। यंशु को इस बात का शक पहले ही हो चुका था। उसकी पिक्चर लेते हुए दिल ही दिल में कहने लगा कि इसमें तो कोई भी शक नहीं कि ये औरत विनार ही है। दूसरी तरफ शेनगुआन हाउस में बैठकर ये सब अपनी जीत का जश्न मना रहे थे कि जो हम चाहते थे बिल्कुल वैसा ही हुआ। शेनगुआन फैमिली तो हमारे हाथों आ ही चुकी, बस अब वीफांग के साथ चूजी की शादी हो जाए तो सारी प्रॉपर्टी भी हमारे हाथ आ जाएगी। वही चूजी भी दुल्हन बने बेबस खड़ी थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि मेरी मॉम इन लोगों के कब्जे में है और अगर मैंने वीफांग से शादी ना की तो ये लोग मेरी मॉम को नुकसान पहुंचा देंगे। उसे ऐसे मुंह लटकाए हुए देखकर वीफांग कहने लगा कि मुस्कुराओ तो सही, चाहे तुम ये शादी दिल से नहीं चाहती मगर फिर भी ये सब कुछ रियल लगना चाहिए। उसका ये वाला रूप चूजी ने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। कहने लगी कि मुझे शर्म आ रही है खुद पर कि मैं तुम्हें अपना दोस्त समझती रही जबकि तुम एक अच्छे एक्टर थे। इस पर वो स्माइल करते हुए बोला कि दोस्त, मेरा कोई भी दोस्त नहीं है और जहाँ तक मुझे याद है तो तुमने खुद ही कहा था कि तुम मेरा यूज करना चाह रही हो, क्या तुम भूल गई? दूसरी बात ये कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे अडॉप्ट किया है, इसलिए मैं जो भी करूँगा सिर्फ उनके लिए करूँगा क्योंकि उन्होंने मुझे मेरी लाइफ का सब कुछ दिया। यहाँ हमें ये भी पता चल जाता है कि वीफांग ना तो मिस्टर तोंगजी का बेटा था और ना ही चुआन का, बल्कि उसे अडॉप्ट किया गया। उसे मजीद बताया कि अगर तुम मेरी बातों को अच्छे से मानती रही तो तुम और तुम्हारी मॉम बिल्कुल सेफ है। चलो अब कैमरा में देखकर स्माइल करो। नेक्स्ट सीन में विनर को दिखाया गया जिसे उसकी असिस्टेंट बता रही थी कि सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हुआ। शेनगुआन फैमिली के सभी शेयर्स वांग फैमिली को ट्रांसफर कर दिए गए हैं, यानी कि इस पूरे गेम को चलाने वाली कोई और नहीं बल्कि विनर थी। मगर वो वांग फैमिली पर इतना मेहरबान क्यों है ये तो हमें आगे ही जानने को मिलेगा। फिलहाल वो बता रही थी कि मुझे अपना नाम बदलना पड़ेगा क्योंकि अब चूजी को वो किसी न किसी तरह करके बेवकूफ तो बनाती। साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां वो मिस्टर तोंगजी के साथ बैठी हुई थी। वो इसे बता रहा था कि मैंने कॉरिडोर की रिकॉर्डिंग डिलीट करवा दी है। दूसरी तरफ रिपोर्टर अपने साथ उस लड़की को आते हुए कहता है कि मैडम आपने जैसा हमें कहा था हमने वैसी पिक्चर मिस्टर जियाओ के साथ बनवा ली है। उन दोनों के जाने
जाने के बाद तोंगजी विनार को समझा रहा था कि तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही, जो तुम कर रही हो वो ठीक नहीं है। जियाओ तुमसे बहुत प्यार करता है। जहाँ तक मेरी बात है तो मैं खुद ही सब कुछ मैनेज कर लूंगा, उस बारे में तुम फिक्र मत करो। तुम्हारी अब जियाओ के साथ अच्छी लाइफ गुजर रही है। और फिर चूजी का क्या, तुमने उसके बारे में कुछ सोचा? लेकिन विनार इस बात पर गुस्सा हो जाती है कि तुम मुझे बताना बंद करो। तुम नहीं जानते शेनगुआन फैमिली के सभी लोग लुटेरे हैं, वो मुझसे सब कुछ छीनना चाहते हैं। मैं उन सबको इस मकाम पर ला खड़ा करूंगी कि वो सभी लोग एक दूसरे को मारने पर तुल जाएंगे। प्रेजेंट में विनार अपनी असिस्टेंट को बता रही थी कि आखिर मैं जैसा चाहती थी मैंने कर दिखाया। पास्ट में मैं और तोंगजी फियांसी थे, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन मसला सिर्फ एक था कि मुझे सीरियस इलनेस थी जिसे अफोर्ड करना हम दोनों के बस की बात नहीं थी। शेनगुआन फैमिली के पैसे से मेरी जान तो बची, लेकिन उनकी एक शर्त थी कि मैं जियाओ से शादी करके एक बेटे को जन्म दूं। उनके कहने पर मैंने ऐसा भी किया, मगर चूजी के पैदाइश के बाद वो लोग सेटिस्फाइड नहीं थे। वो लोग मुझसे उसे छीन लेना चाहते थे और चाहते थे कि जियाओ की किसी और से शादी करवा दें, क्योंकि जिसे मैंने जन्म दिया था वो बेटा नहीं बल्कि बेटी थी। इसीलिए ही तो कहते हैं कि जैसी करनी वैसी ही बरनी। नेक्स्ट सीन में चूजी को दिखाया गया जो बाहर अकेले खड़ी थी। तभी वीफांग पीछे से आकर उसे हक कर देता है और पूछने लगा कि यहाँ पर क्यों खड़ी हो, मेरे साथ अंदर चलो, कम से कम आज की रात तो तुम मेरी ही हो। वो इसे खुद से दूर करते हुए बोली कि मुझे तुमसे कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखना, जिस पर ये कहने लगा कि कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही कि यंशु तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए आ जाएगा। ये तो उसने नहीं सोचा था, पर उसे ये जरूर लग रहा है कि वीफांग जैसा दिखा रहा है वो वैसा नहीं। पूछने लगी कि आखिर तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। वो बोला कि मैंने बताया तो है कि मैं एक अनाथ हूँ, जब से मुझे मेरे इन पेरेंट्स ने अडॉप्ट किया है तब से मेरी लाइफ इनकी हो गई। चलो भी अब मेरे साथ अंदर चलो। देखो अब मुझे ऐसे डिसोबे करना अच्छी बात नहीं है, और वैसे भी यहाँ पर यंशु तो कभी भी नहीं आ सकता। उसके कहने की देर थी कि पीछे से यंशु चूजी का नाम पुकारते हुए पहुँच आया। उसके फेस इंजरी से ऐसा लग रहा था कि वो अंदर आसानी से बिल्कुल भी नहीं आया। चूजी का हाथ पकड़ते हुए उसे अपने साथ चलने के लिए कह रहा था, जिस पर वो बोली मगर मेरी मॉम इन लोगों के कब्जे में है। वीफांग भी उसे टोंट मारते हुए कहता है कि मिस्टर यंशु, जिसे तुम अभी भी अपनी फियांसे समझ रहे हो, असल में वो अब मेरी बन चुकी है। जो सुनकर यंशु को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उसे नीचे लेटाते हुए कहता है कि खबरदार अगर तुमने चूजी के बारे में सोचा भी, जो ड्रामा तुम लोगों ने रचा रखा था वो अब खत्म हो चुका। फिर चूजी से कहने लगा कि इन लोगों ने तुमसे झूठ बोला है, चलो मेरे साथ चलो। उसी तरफ मैंग ने जब विनार की पिक्चर देखी तो गुस्से में पूछने लगा कि ये यंशु के पास कैसे आई। चुआन उसे समझाने लगी कि अब गुस्सा करने की कोई बात नहीं, और वैसे भी विनार के बारे में अब डैड भी जान चुके हैं, लेकिन इससे फर्क ही क्या पड़ेगा, शेनगुआन फैमिली का कंट्रोल तो हमारे हाथ में है। दूसरी तरफ से ग्रैंडपा आते हुए बोले कि क्या सच में? उनको यहाँ देखकर चुआन हैरान हो गई कि डैड आप यहाँ। मिस्टर तोंगजी से पूछने लगी कि आपने तो कहा था कि वीफांग इन पर नजर रख रहे हैं। वो बहुत ही नॉर्मल वे में कहते हैं कि यंशु ने बहुत ही क्लियरली इन्वेस्टिगेट करवाया है। मैंग बोला कि तुमने हमें धोखा दिया, और ये बात तो सच ही है क्योंकि उसे चुआन से क्या लेना देना, असल में तो वो विनार के साथ मिला हुआ था। ग्रैंडपा बोले कि अब बकवास करने का क्या फायदा, मुझे यंशु ने सब कुछ सच सच बता दिया। तुम्हारे सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स भी मेरे पास आ गए, अब तो बस पुलिस के आने की देर है। जो सुनते साथ ही ये दोनों उनके पांव पड़ गए और खुद की क्लेरिफिकेशन देने के लिए एक दूसरे पर इल्जाम लगाते रहे। जबकि वो बोले कि जियाओ भी तो तुम्हारा भाई ही था, जब तुम्हें उस पर रहम नहीं आया तो मुझे तुम पर रहम क्यों आए। बेशक मैंने विनार के साथ ना इंसाफी करने की कोशिश की थी और ये सब कुछ उसी का ही नतीजा है, जो कहकर वो वहाँ से जाने लगे। नेक्स्ट सीन में विनार को दिखाया गया। अचानक से यंशु को अपने सामने देखकर वो हैरान होते हुए पूछने लगी कि तुम यहाँ। इसका कोई जवाब दिए बगैर वो पूछने लगा कि मिस्टर तोंगजी के साथ तुम्हारा क्या रिलेशनशिप है। वो अनजान बनने की कोशिश करने लगी कि मैं किसी तोंगजी को नहीं जानती। यंशु बोला कि झूठ बोल रही हो, ये वही घर है ना जिसमें तुम और तोंगजी एक साथ रहा करते थे। बाद में तुम्हें शेनगुआन फैमिली में घुसने का मौका मिल गया, जिस अपॉर्चुनिटी को तुमने यूज किया और हमेशा कंपनी में तोंगजी को फेमस पर्सन बना कर रखा। ये सब कुछ तो मैं लॉजिकली कह रहा हूँ, लेकिन यकीनन मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक है। विनार बोली कि क्या बोले जा रहे हो, मैं किसी तोंगजी को नहीं जानती हूँ। जहाँ तक डिप्रेस होने की एक्टिंग थी तो वो मैंने इसलिए की क्योंकि अगर मैं ना करती तो शेनगुआन फैमिली मुझे कैसे जाने देती। यंशु को बेवकूफ बनाने की उसने अच्छी कोशिश की, जबकि वो एक रिकॉर्डर दिखाते हुए बोला कि फिर चुआन को कंट्रोल करने वाला कौन
कौन था, यकीनन ये तो तुम बहुत अच्छे से जानती होगी। वो अभी भी अनजान बन रही थी कि मुझे क्या पता होगा मिस्टर यंशु, अगर तुम्हें कोई और काम ना हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। जबकि यंशु कहने लगा कि मैंने अब तक जो कुछ भी बताया वो सब कुछ सच था, अब तुम भी मान ही लो कि जियाओ को फंसाने वाली कोई और नहीं बल्कि तुम खुद ही थी। आखिरकार विनार गुस्सा हो गई, अभी के अभी उसे यहाँ से जाने के लिए कहा। दूसरी तरफ से चूजी भी इंटर हो गई, जिसने इन दोनों की सारी बातें सुन ली थी। अब तो विनार चूजी से भी कुछ नहीं छुपा सकती, जबकि वो सवाल करने लगी कि मॉम आखिर आपने ये सब कुछ क्यों किया। ये बोली कि क्यों किया, तुम्हारे ग्रैंडपा ने मुझे मजबूर किया था तुम्हारे डैड से शादी करने के लिए, और फिर तुम्हारे पैदा हो जाने के बाद वो लोग मुझे उस घर से निकाल देना चाहते थे। ये सब कुछ सुनकर चूजी कहती है मगर इसमें डैड का क्या कसूर था, उन्हें तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, वो तो खुद भी विक्टिम थे। प्लीज जो हो चुका वो हो चुका, लेकिन अभी भी आप उस गलती को क्यों दोहरा रही है। फिनार उसकी बात नहीं मानती तो चूजी बोली कि डैड आपके लिए कुछ रिकॉर्ड करके गए थे। यंशु रिकॉर्डर पकड़ाते हुए बोला कि आप खुद ही सुन ले, जिसमें मिस्टर जियाओ ने रिकॉर्ड किया था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं अपनी बेटी से भी बहुत प्यार करता हूँ। जब तक तुम ये रिकॉर्डिंग सुनोगी तब तक मैं यहाँ से बहुत दूर जा चुका हूँगा, पर मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मुझे बाद में पता चला कि मेरे डैड ने तुम्हें मुझसे शादी करने के लिए फोर्स किया था। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम शेनग्वान फैमिली से बदला लेना चाहती हो और तुम्हारे दिल में हमेशा से कोई और था, लेकिन मैं इसके लिए तुम्हें दोष नहीं दे रहा बल्कि खुद को दोष दे रहा हूँ। मैं तुम्हें और अपनी बेटी को खुशी देने के लिए सिर्फ यही कर सकता हूँ कि सुसाइड करके इस दुनिया से ही चला जाऊँ। मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम दोनों के नाम कर दी है। कंपनी में जिन कस्टमर्स का पैसा डूबा है इसमें से थोड़ा सा हिस्सा बेचकर उन्हें उनके पैसे वापस कर देना। विनर को बहुत अफसोस हो रहा था कि उसने जाने अनजाने में जियाओ के साथ क्या कर दिया है, मगर जो होना था वो तो वैसे भी हो चुका। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया, जहां चूजी और यंशु कंपनी के एम्प्लॉयर से मिलकर इस बात को डिस्कस करते हैं कि उस टाइम जिन शेयर होल्डर्स का पैसा डूबा था उनका पैसा उन्हें वापस कर दिया जाए। इवन कि उसने अपनी प्रॉपर्टी में भी कुछ हिस्सा ऑर्फन चिल्ड्रंस को दे दिया था, ये कहते हुए कि मेरे डैड यही चाहते थे। इधर यंशु कहने लगा कि फाइनली ये सब कुछ खत्म हो गया है। चूजी बोली कि हाँ सब कुछ खत्म हुआ, तो वो कहता है कि मैं हमारे हैप्पी कोऑपरेशन की बात कर रहा हूँ। ये सुनकर वो सैड हो गई क्योंकि इस सब के बीच में उसे सच में ही यंशु से प्यार हो गया था और अब उसे उसकी रिंग वापस करनी पड़ रही है, जो वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। मगर जब यंशु उसे ले रहा है तो वो देने के लिए मना भी कैसे करती। वो रिंग उतार कर उसके हाथ में रखने लगी कि यंशु ने उसका हाथ पकड़ लिया, कहने लगा कि मैं इसे तुम्हारे लिए रिन्यू करवा दूंगा। ये सुनते साथ ही तो चूजी की खुशी का ठिकाना ही नहीं था, आखिर यंशु भी तो उससे प्यार करने लगा है। नेक्स्ट सीन कुछ देर के बाद का दिखाया गया, जब यंशु उसके लिए एक न्यू रिंग ले आया था। उसे प्रपोज करते हुए कहता है कि हे किडो मुझसे शादी कर लो। उसके सामने तो वाकई में ही चूजी बच्ची ही थी। साथ ही साथ हमें पास्ट के सीन्स दिखाए जा रहे होते हैं, जब उसने पहली बार चूजी को प्रोटेक्ट करने का वादा लिया था और फिर जहाँ तक हो सका उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। चूजी ने भी उससे शादी करने के लिए हाँ कर दी और इसी प्यारे से सीन के साथ हमारी इस सीरीज की भी हैप्पी एंडिंग हुई।